अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा सा नावल लेके आऊँगी जो एज डिफरेंस भी होगा और हनी बेस भी होगा। तो मैंने वो वाला नावल डाउनलोड करके रखा हुआ है, वो बहुत अच्छा नावल है, लेकिन कुछ मसला हो गया था। मेरा जो लैपटॉप था ना, वो थोड़ा ख़राब हो गया था, थोड़ा नहीं बल्कि ख़राब ही हो गया था। तो उसकी वजह से उसमें मैं लगी रही, तो वो जो नावल था वो लॉन्ग था, तो वो मैं नहीं पढ़ सकी और आपको नहीं दे सकती। तो अगले हफ़्ते मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आप लोगों को वो नावल देने की। और ये वाला नावल भी बहुत अच्छा नावल है, तो मुझे तो इसके रिव्यूज़ पढ़ के बहुत अच्छा लगा था और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को भी ये नावल पसंद आएगा। तो इसकी बेस क्या है? बेस तो इसकी मुझे नहीं मालूम, लेकिन पढ़ के पता चल ही जाएगा कि किस बेस पे है। लेकिन नावल अच्छा है, ये मैं आप लोगों को कह सकती हूँ। अब आगे किस तरह का निकलता है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि आप लोगों के साथ मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही पढ़ रही हूँ। तो चले अब हम बिना वक्त ज़ाया किए इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सुनो, तुम सिर्फ मेरी हो और मेरे लिए ही बनाई गई हो, तुम किसी और की नहीं हो सकती। सुन रही हो ना मेरी बात? तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। हर बार तुम चुप ही रहती हो और मैं चुपचाप चला जाता हूँ, लेकिन इस बार मुझे तुम्हारा इकरार चाहिए और मैं तुम्हारा इकरार सुने बगैर वापस नहीं जाऊँगा, समझी तुम? बोलो यार, कुछ तो बोलो। क्यों तड़पाती हो तुम मुझे इतना? क्या तुम्हें मेरी हालत पर ज़रा भी तरस नहीं आता? किसी और की मत हो जाना तुम। जीते जी मैं मर जाऊँगा। वो रोज़ाना की तरह आज फिर मोहब्बत से इसका हाथ थामे अपनी मोहब्बत का इकरार मांग रहा था, लेकिन वो आज फिर हमेशा की तरह खामोश थी और साकित सी नज़रों से इसे घूर रही थी। क्या तुमने हर बार कुछ ना बोलने की कसम खा रखी है? बोलो यार, कुछ तो बोलो। आज मुझे तुम्हारा इकरार चाहिए। कौन हो तुम आखिर? कार मुकाबिल की चीख की छप्पी टूटी थी। क्यों रोज़ाना मुझे परेशान करते हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं तुमसे तुम्हें चाहता हूँ। बड़े सुकून से जवाब दिया गया था। सबा सबा बेटा उठ जाओ, नमाज का टाइम हुआ जा रहा है। उठो मेरी गुड़िया और नमाज अदा कर लो। इससे पहले कि सबा इसे कुछ कहती, इसे अपने नाम की पुकार सुनाई थी और वो जल्दी से उठ बैठी थी। जी मम्मा, जल्दी उठ गई हूँ। आप बेफिक्र रहे, मैं नमाज अदा कर लूँगी। ओ फल्ला, क्या था ये सब? आखिर ये ख्वाब कि मुझे रोज़ाना रोज़ाना आते हैं, ये ख्वाब मेरी जान क्यों नहीं छोड़ देते? ये ख्वाब मुझे पागल कर देंगे। और जो लड़का रोज़ाना मेरे ख्वाब में आकर मुझसे अपनी मोहब्बत का इकरार मांगता है, वो कौन है? मैं तो इसे जानती भी नहीं। उफ सबा, ये सब सोचना छोड़ो और जल्दी से भाग, नमाज का टाइम निकलता जा रहा है। वो खुद से बड़बड़ाती जल्दी से वज़ू करने वॉशरूम की जाने भागी थी। नमाज अदा करने के बाद काफ़ी देर अपने हुज़ूर के सजदा गो रही और फिर उठकर बड़ी मोहब्बत से कुरान पाक की तिलावत की और किचन में अपनी मामा का हाथ बटाने चली गई। किचन में जाते ही इसने सबसे पहले अपनी मामा के दोनों गालों पर मोहब्बत से बोसा दिया। बेटा, आज तुम ये सब छोड़ो और जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ। आज तुम्हारा किसी कॉलेज में इंटरव्यू है ना, कहीं देर ही ना हो जाए। आज नाश्ता मैं बना लेती हूँ। मामा जानिए, परेशान ना हो, अभी बहुत टाइम है। मैं आपकी मदद करने के बाद ही आराम से तैयार हो सकती हूँ। आप सुकून से यहाँ बैठे, मैं फट से नाश्ता बनाती हूँ, फिर मिलकर करते हैं। वो पास पड़ी कुर्सी उठाकर अपनी मामा को बिठाकर मोहब्बत से बोली थी। माजी ज़ीनत बेगम अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। ज़ीनत बेगम की पैदाइश के दौरान इनकी माँ इन्हें इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई। इनके जाने के बाद ज़ीना बेगम और इनके वालिद अहमद साहब तन्हा हो गए थे, लेकिन जल्द ही अहमद साहब ने खुद को संभाला और ज़ीनत बेगम की माँ और बाप ज़ीनत की माँ और बाप दोनों बनकर अच्छे से परवरिश की। वक्त का काम है गुजरना और वक्त गुजर ही जाता है। ज़ीनत बेगम भी अपनी जवानी में कदम रख चुकी थी। वो अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार और सुलझी हुई खातून थी। ये कहना बेहतर होगा कि वक्त इंसान को सब कुछ सिखा देता है। जब अहमद साहब बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगे तो उन्होंने दरमियान में ही अपनी पढ़ाई को खैराबाद कह दिया था। माँ को तो वो पहले ही खो चुकी थी, लेकिन अब बाप को खोना नहीं चाहती थी। अहमद साहब ने ज़ीनत बेगम को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अहमद साहब की एक न सुनी, अपनी बात पर कायम रही। मामा जानी, मैं अब इंटरव्यू के लिए निकलती हूँ। आप मेरे लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा, मैं कामयाब होकर लौटूँ और ये जॉब मुझे मिल जाए। फ़ी अमानिल्लाह, खैर से जाओ खैर से आओ मेरी जान। अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारे हर मकसद में कामयाब करे। ज़ीनत बेगम ने बेटी को दिल से दुआ दी थी। मामा जानी, अगर मुझे थोड़ा सा लेट हो जाए तो आप परेशान मत होइएगा, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी। वो माँ से ढेरों दुआएं लेकर घर से निकली थी। या अल्लाह, प्लीज़ आज मुझे ये जॉब मिल जाए और मेरी मामा की टेंशन भी थोड़ी कम हो जाए, उन्हें किसी के सामने अपने हाथ ना फैलाने पड़े। वो दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि इतने में टैक्सी कॉलेज के बाहर आकर रुकी थी, तो वो टैक्सी वाले को किराया देती एक गहरा सांस लेकर कॉलेज के अंदर भर गई। कॉलेज के अंदर दाखिल होते ही वो सबसे पहले कॉलेज की बिल्डिंग को देखती और देखती ही रह गई। कॉलेज जितना बाहर से अच्छा था, अंदर से इससे भी ज़्यादा बढ़कर अच्छा था और अपनी मिसाल में आप था। वो कॉलेज की बिल्डिंग को सराहे बगैर नहीं रह पाई थी। अपनी ही सोचों में गुम थी कि अचानक इसे याद आया कि इसे तो प्रिंसिपल के ऑफिस का पता ही नहीं। इसने इधर उधर देखा तो थोड़े फासले पर इसे स्टूडेंट का एक ग्रुप नजर आया, तो वो इनकी तरफ बढ़ गई।
एक्सक्यूज़ मी, क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि प्रिंसिपल का ऑफिस किस तरफ है? शायद वो लोग अपने आप में ही मगन थे, इसलिए एक तरफ उंगली से इशारा करते हैं तो वो भी इन लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं इस तरह बढ़ गई थी। ऑफिस का दरवाज़ा खोलने से पहले इसने अच्छी तरह से अपने हिजाब ठीक किया और ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया था। यस कम इन। अंदर से खूबसूरत सी आसमानी आवाज़ आई थी। अपने धड़कते दिल के साथ इसने दरवाज़ा खोला और अंदर की जाने बढ़ गई थी। कॉलेज की प्रिंसिपल मिसिस मरियम शाह किसी फाइल पर झुकी कुछ पढ़ने में मसरूफ़ थी। सबा जैसे ही ऑफिस में दाखिल हुई थी, उन्होंने नज़रें उठा के सबा की तरफ देखा, जो देखने में काफ़ी नर्वस सी लग रही थी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वह जल्दी से खुद को कंपोज करती मिसिस मरियम शाह को सलाम करती है। वालेकुम सलाम, आइए बैठिए। बेटा मरियम शाह के कहने पर उनके सामने वाली चेयर पर बैठ गई और जल्दी से अपना बैग और फाइल सामने मेज़ पर रखी थी। सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। मिसिस शाह बोली। जी मैम, हम मिल ही आज पहली बार रहे हैं। वो एक्चुअली मैम, मैंने कुछ दिन पहले अखबार में आपके कॉलेज का ऐड पढ़ा था जिसमें एक टीचर की ज़रूरत का बताया गया था, तो मैं इसी सिलसिले में आई हूँ। वो फाइल मिसिस मरियम शाह की आंखें बढ़ा कर बोली थी। मरियम शाह ने फाइल खोल कर से देखना शुरू कर दिया और फिर कुछ देर बाद बोली थी, मिस सबा, आपका तालीमी रिकॉर्ड तो काफ़ी अच्छा और इम्प्रेसिव है, लेकिन हमने न्यू टीचर अब हायर कर ली है। अब हमें मज़ीद स्टाफ की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले कि वो कुछ कहते ही आराम से ऑफिस का दरवाज़ा खुलता और कोई ऊंची आवाज़ में बोलता हुआ अंदर दाखिल हुआ था। मामा, आखिर आप कब तक फ्री होंगी? मैं कब से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। बस अब मुझे नहीं पता, आप चले मेरे साथ। सबा ने आवाज़ सुनकर अपनी झुकी हुई पलकें उठाकर बोलने वाली हस्ती की तरफ देखा, जो ब्लैक थ्री पीस पहने, बाल जल से सेट किए, झंझलाया सा हुआ लग रहा था। इसने फिर से अपनी नज़र झुका ली थी। ईशान, कभी तो आराम से बात कर लिया करो, हमेशा ही तुम्हें जल्दी होती है। अभी मैं बिज़ी हूँ, तुम दोनों ही चले जाओ। यार माहिर, तू ही कुछ बोल, तुझे क्यों साथ लाया हूँ मैं। वो अपने साथ खड़े माहिर को भी मुखातिब करता है। आंटी जी, इसने कब से मेरा सर खाया हुआ है, प्लीज़ चले इसके साथ, वरना ये मेरा जीना हराम कर देगा। अच्छा ठीक है, तुम दोनों चुपचाप यहाँ बैठ जाओ, मैं फ्री होकर तुम लोगों से बात करती हूँ। जी तो मिस सबा, सॉरी, मैं आपको ये जॉब नहीं दे सकती। मरियम शाह इन दोनों को बैठने का कहकर खुद सबा की तरफ मुतवज्जा हुई। प्लीज़ मैम, मुझे इस जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूँगी। मेरा यकीन करे। आलिशान, जो अपने मोबाइल में मसरूफ़ था, एकदम से आंखें उठा के इस मासूम सी लड़की की तरफ देखा था, जिसकी आंखों में नमी तैर रही थी। कितनी बेबसी और इल्तिजा थी इसकी आवाज़ में। वो सोचने लगा था, पता नहीं ये लड़की कितनी मजबूर हो। मामा, कोई प्रॉब्लम है क्या? जब इसे रहा नहीं किया तो अपनी माँ से पूछ ही लिया था। आलिशान के पूछने पर मरियम शाह ने फाइल से इसकी तरफ बढ़ा दी थी। आलिशान और माहिर, जो कि मरियम शाह की साइड वाली चेयर पर बैठे थे, फाइल की तरफ मुतवज्जा हो कि मामा, रिकॉर्ड तो काफ़ी अच्छा है, फिर क्या मसला है? बेटा, मसला ये है कि जिस सीट के लिए उन्होंने अप्लाई किया था वो सीट मुकम्मल हो चुकी है और कोई ऐसी सीट बाकी भी नहीं बची जिनके लिए मैंने हायर कर लूँ, है ना मामा? आलिशान के कहने पर, सॉरी मैं नाम शायद गलत ले रही हूँ, ईशान ईशान नाम है। ईशान के कहने पर सब लोग इसकी तरफ मुतवज्जा हो गए थे। क्या हुआ, अगर हम इन्हें इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट के लिए नहीं रख सकते तो इंग्लिश के सब्जेक्ट के लिए रख लेते हैं। लेकिन ईशान बेटा, वो स्टेटस भी फुल है। मामा, सुहेल साहब अपनी जॉब से रिटायरमेंट लेने वाले हैं, तो हम इनकी जगह मिस सबा को रख लेते हैं। इकोनॉमिक्स के साथ इनका इंग्लिश में भी रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। वो अपना नाम पहली बार किसी लड़के के मुँह से सुनती तो पलके की झालर उठा के इसकी तरफ देखती है, जो कि पहले ही इसकी तरफ देख रहा था। दोनों की नज़रें आपस में टकराई थी। एक की नज़रों में इज़्ज़त हमदर्दी थी और दूसरों की नज़र में तशक्कुर था, लेकिन वो जल्दी अपनी नज़र झुका की थी। आंटी, ईशान ठीक कह रहा है, आप इन्हें एक मौका देकर देख लें, इसके बाद आपको जो ठीक लगे वही कीजिएगा। ओके फ़ाइन मिस सबा, आप कल से ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे अहम और ज़रूरी बात, ये कॉलेज सिर्फ कॉलेज ही नहीं, मेरा दूसरा घर भी है, जिसे मैंने अपना खून पसीना एक करके सजाया है। ये मुझे मेरी फैमिली की तरह ही अजीज़ है, इसमें किसी भी गलती या कोताही की कोई गुंजाइश नहीं है। समझ रही हैं ना आपने सबा? जी मैम। मरियम शाह की आधार पर इसने जल्दी से अपना सर हाँ में हिला दिया था। ईशान, जो कि इसकी तरफ देख रहा था, इसे ऐसे करते हुए कोई मासूम सी बच्ची ही लगी थी। इसकी हरकत पर ईशान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट छा गई। बहुत शुक्रिया मैम, मैं अपना काम पूरी दिल लगी और ईमानदारी के साथ करूँगी। खुशी के मारे इसकी आंखों में पानी सा चमकने लगा था। ईशान को इसकी आंखें बहुत प्यारी लगी और अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगी। चले मिस सबा, मैं आपको बाकी के स्टाफ से मिलवाती हूँ। इनको कुर्सी से उठता देख सबा भी जल्दी से उठ पड़ी थी। अपनी फाइल और बैग उठाकर खड़ी होगी। मामा, हम क्या करें अब? मामा, माँ को जाता देख ईशान बोल पड़ा था, आप दोनों घर जाओ, मैं आती हूँ। कहते साथ ही मरियम शाह सबा को अपने साथ लेते ऑफिस से निकल पड़ी थी। ईशान की नज़र नचाते हुए भी अपनी माँ के साथ चलती इस लड़की पर गई, जो आजकल के इस ज़माने में खुद को सर से पाँव तक ढांपे सर झुकाए हुए थी। ईशान, यार चल घर, आंटी तो गई। इस नए टीचर के साथ माहिर, जो कब से बेजार सा खड़ा था, इसे बाजू से पकड़ कर अपने साथ ले गया। जैसे ही स्टाफ रूम में मरियम शाह दाखिल हुई, पूरा स्टाफ इनके एहतराम में खड़ा हो गया और इनके साथ ही मैरून अबाया में सर पर हिजाब लिए खड़ी इस लड़की की तरफ मुतवज्जा हुआ। तो स्टाफ, मैंने आप सबको हमारी न्यू टीचर से मिलवाने के लिए बुलवाया है, ताकि आप सब भी हमारी न्यू टीचर से मिल लें। तो ये है हमारी न्यू टीचर मिस सबा। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब न्यू टीचर को अपने स्टाफ में हिस्सा देंगे और इनको किसी भी किस्म की शिकायत का मौका नहीं देंगे। अगर इन्हें किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए होगी तो आप लोग खुश दिली से इनकी हेल्प करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ हम सब इनको एक अच्छा माहौल फराहम करेंगे, जैसे इनसे
पहले आने वाले नए स्टाफ को फराहम करते हैं। बाकी का इंट्रोडक्शन आप खुद दे मिस सबा। स्टाफ को मुझे कुछ ज़रूरी काम है तो मैं चलती हूँ। मिस मरियम शाह सबको खुदाफिज़ कहती वहाँ से चली गई। इनके जाने के बाद सब स्टाफ कुछ देर से सबा से मिले थे। अब काफ़ी हद तक सबा की झिझक और घबराहट भी ख़त्म हो चुकी थी। आप सबसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे पहले कि वो कुछ और कहते अचानक इसका मोबाइल बज उठा था। इसने जल्दी से सबसे एक्सक्यूज़ किया और बैग से अपना मोबाइल निकाला जिस पर मामा जानी का कॉलिंग लिखा जगमगा रहा था। अस्सलाम वालेकुम मामा जानी। सुबह बेटा किधर हो, काफ़ी देर हो गई है। दूसरी जानब से ज़ीनब बेगम की घबराई हुई आवाज़ गूंजी थी। मामा जानी आप टेंशन ना लें, बस थोड़ी देर तक घर पहुँचाऊँगी। और तुम्हारी जॉब का क्या बना? वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम और आपकी दुआओं से मुझे मिल गई है। तो ज़ीनब बेगम भी खुश हो गई थी। अल्लाह हाफिज़ मामा जानी, बाकी की बातें घर आकर बताती हूँ। घर से कॉल थी, स्टाफ मेंबर में से टीचर सादिया ने इससे पूछा तो जी मामा जाने की कॉल थी, वो परेशान हो रही थी। काफ़ी देर हो गई है, मुझे घर चलना चाहिए। सुबह इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होगी। कहते साथ ही अपना बैग और फाइल लेकर सबको अल्लाह हाफिज़ कहती स्टाफ रूम से बाहर निकल गई। साइमा जी बेगम साहिबा वो घर में दाखिल होते ही मुलाजमा को आवाज़ देने लगी थी, जाओ ईशान को बुला कर लाओ। बेगम साहिबा वो तो घर पर नहीं है। अच्छा तुम जाओ, मेरे लिए एक कप कॉफ़ी का बना कर लाओ, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। जी बेगम साहिबा, मुलाजमा ने कहते साथ ही किचन का रुख किया और मरीम शाह कमरे की जाने बढ़ गई थी। रूम में आने के बाद मरीम शाह ने ईशान को कॉल किया, कहाँ आवारागर्दी कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारे लिए घर जल्दी आई हूँ और तुम घर से ही कहीं गायब हो। हद होती है। वैसे मरीम शाह थोड़ा झुंझला कर बोली थी, ओके ठीक है, तुम जल्दी से अपना काम ख़त्म करो, वापस घर आओ, फिर लंच मिलकर साथ करेंगे। ईशान मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूँ, अगर अब तुमने कुछ ना ख़रीदा तो मैं तुम्हें इधर ही छोड़कर चला जाऊँगा। इतनी देर से ईशान बस माहिर को घुमाए जा रहा था। मॉल में कुछ खरीद नहीं रहा था, इसलिए वो गुस्से से बोला, माही मेरी जान, व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस? तुम कब मेरा नाम बिगाड़ना छोड़ोगे? माहिर नाम है मेरा, अपने नाम को बिगड़ता देख माहिर जलकर बोला था। ईशान माहिर को कभी कभी दबाने के लिए माही बोल देता था, जिसे वो अच्छा खासा तब भी चाहता था। अच्छा सॉरी यार, तुम तो जानते ही हो मुझे जल्दी कोई चीज़ पसंद नहीं आती, इसलिए तो मामा को साथ लाना चाह रहा था ताकि वो अपनी पसंद से मेरी शॉपिंग कर सके। मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। ईशान ने चेहरे पर बुला की मासूमियत लाते हुए बोला, हाँ जानता हूँ मैं, तुम्हें जल्दी कुछ पसंद नहीं आता। पता नहीं शादी के लिए लड़की कैसे पसंद आएगी। जैसे तुम्हारी चॉइस है ना, मुझे तो लगता है तुम्हारे लिए लड़की स्पेशल ऑर्डर पर बनानी पड़ेगी। माहिर भी जले पुने अंदाज में बोला था, हाँ अब वैसे भी कोई बात नहीं है। ईशान ने जल्द से इसकी बात की नफ़ी की थी। अच्छा जी अगर ऐसी बात है तो फिर बता तुझे कैसे लड़की चाहिए? मुझे ऐसे लड़की चाहिए जिसमें हया हो और वफ़ा हो, वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए बनाई गई हो, जिसकी रूह पर सिर्फ़ और सिर्फ मेरा ईशान का हक़ हो। वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए बनाई गई हो, जिसके दिल और दिमाग में हर वक्त मेरा और मेरी यादों का बसेरा हो, जो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे बारे में सोचे, मेरे बारे में जाने, मेरे दुख सुख की शरीक हो, मेरी एक आपर भागी है, जिसे मेरी दौलत या घर से नहीं बल्कि मुझसे मोहब्बत हो। बस इतनी सी ही डिमांड है मेरी। वाह वाह क्या कहने हैं ईशान शाह के, आजकल के ज़माने में ऐसी लड़कियाँ कहाँ मिलती हैं? नहीं यार माहिर, ऐसी भी कोई बात नहीं है, ये दुनिया अच्छी लड़कियों से भी बड़ी पड़ी है। अच्छा अब ये सब छोड़ो और घर चल, मामा वेट कर रही हैं। लेकिन ईशान तेरी शॉपिंग? माहिर ने से याद दिलाया, छोड़ यार फिर कभी कर लेंगे शॉपिंग। तो माहिर भी कंधे उचकाता इसके पीछे चल पड़ा। वो दोनों बातें करते गाड़ी तक पहुँचे ही थे कितने में ईशान का फ़ोन बज उठा था। हाँ गुड़िया बोलो। भाई मुझे यूनिवर्सिटी से पिक कर ले, आज ड्राइवर नहीं आया। अच्छा ठीक है गुड़िया आ रहे हैं। क्या हुआ? ईशान के कान से फ़ोन उठाते ही माहिर ने पूछा था, फ़राह को यूनिवर्सिटी से पिक करना है, ड्राइवर इसे लेने नहीं किया। माहिर के गाड़ी में बैठते साथ ही ईशान ने गाड़ी यूनिवर्सिटी की तरफ मोड़ दी थी। उफ भाई कितनी देर कर दी आप दोनों ने। गाड़ी से उतरता देख फ़राह ने बिना ब्रेक के बोलना शुरू कर दिया था। माहिर ने आंखों में मोहब्बत का समाली इस कांच की गुड़िया को देखा, लेकिन उसे कहाँ इन सब चीज़ों की परवाह थी। अच्छा यार अब बस भी करो, हम लोग ट्रैफिक में फंस गए थे इसलिए देर होगी। जी नहीं, आप लोगों को सज़ा मिलेगी। फ़राह लालची नज़रों से अपने भाई की तरफ देखते हुए बोले, अच्छा यार रास्ते में खिलाता हूँ गोलगप्पे, पहले तुम गाड़ी में तो बैठो। कहते साथ ही ईशान ने गाड़ी ड्राइविंग सीट संभाली और माहिर भी इसके साथ ही वाली सीट पर पुरजमान हो गया, जबकि फ़राह पीछे जाकर बैठ गई थी। ईशान गाड़ी घर की तरफ दौड़ा दी थी। वो लोग आपस में बातें कर रहे थे कि अचानक से ईशान की नज़र एक जगह पर ठहर गई। ईशान जल्दी से गाड़ी को ब्रेक लगाई थी। क्या हुआ भाई, आपने गाड़ी क्यों रोकी? अभी तो गोलगप्पे वाली शॉप बहुत दूर है। फ़राह ने जल्दी से नज़र आसपास दौड़ाई और ईशान से बोला था, यार ईशान तुम इस लड़की को इतने गौर से क्यों देख रहे हो? माहिर बोला था, माहिर यार मुझे वो लड़की में सबा लग रही हैं तो क्या करे फिर? माहिर चेहरे पर बेजारी से लाकर बोला, मुझे लग रहा है कि वो टैक्सी वगैरह का वेट कर रही हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसी कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही, क्यों ना हम इसे लिफ्ट दे दें? ईशान की बात पर माहिर को झटका सा लगा था, तो पागल हो गया क्या? ईशान वो हमारे साथ क्यों जाएगी? इसके हुलिये से तुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा? यार मैं कौन सा खुद जाकर इसे लिफ्ट का पूछने वाला हूँ। फ़राह जाकर पूछ लेगी ना। ईशान यार हमें क्या लेना देना, क्यों खड़ी है? तू घर चल, आंटी हमारा वेट कर रही होंगी। क्या बात है भाई, मुझे बताएं, शायद मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। फ़राह ने दोनों को यूँ खुसर फुसर करते हुए देख कर पूछा था। चंदा मेरी बात ध्यान से सुनो, वो जो मेरून अबाई में सर पर हिजाब लिए लड़की खड़ी है ना, वो हमारे स्कूल की नई टीचर है और ऐसे रास्ते में खड़ी टैक्सी का इंतज़ार कर रही है। ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है कि एक अकेली लड़की ऐसे रास्ते में खड़ी टैक्सी का वेट करे। तुम इनके पास जाओ और कैसे भी करके
कि इनको लिफ्ट लेने के लिए राज़ी करो और गाड़ी में ले आओ। अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम इन्हें किस तरह राज़ी करती हो। तुम खुद बहुत होशियार चालाक और इंटेलिजेंट समझती हो ना, तो आज तुम्हारा इम्तिहान है। आज पता चल जाएगा कि तुम कितनी होशियार हो। ये एमी ही कहती रहती हो भाई, आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं। मैं शायद आप जानते नहीं हैं कि फ़रा शाह क्या चीज़ है। बस इन्हें लिफ्ट लेने के लिए राज़ी ही तो करना है। ये मेरे बाएं हाथ का खेल, आप देखिए सही मैं क्या करती हूँ। फ़रा थोड़े जोश से बोले थे, अच्छा चलो तुम कहती हो तो मान लेती हूँ। अच्छा जाओ और थोड़ा जल्दी आना। ईशान के कहने की देर थी कि फ़रा गाड़ी का दरवाज़ा खोल कर बाहर निकल गई। ईशान माहिर इसकी तरफ ही देख रहे थे जो 33 कदमों के साथ सबा की तरफ बढ़ रही थी। अभी वो थोड़ी दूर ही गई कि अचानक इससे वापस भाग गए थे। जैसे वो गाड़ी के करीब पहुंचे, ईशान बोल पड़ा था, क्या हुआ? चैलेंज हारने का इरादा है क्या? डर की हो क्या? हार जाओगी? हारना फ़रा शाह को पसंद नहीं है। वो तो मैं इनका नाम पूछने आई थी। ओहो, नाम बताना तो मैं भूल ही गया। इनका नाम मिस सबा है और वो आज ही इंटरव्यू के लिए मामा के पास आई थी। सारी तफसील जानने के बाद वो दोबारा से सबा की जानने पर भर गया था। वो इतनी गर्मी है, कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही और पैदल चलने की भी हिम्मत नहीं है। मामा जानी भी परेशान हो रही हूँ कि काम करती हूँ, मामा जानी को कॉल करके बता देती हूँ कि आज लेट हो जाऊँगी। अभी वो खुद से ही बातें कर रही थी कि इसे बच्चे से अपने नाम की पुकार सुनाई थी। इसने पीछे मुड़कर देखने वाले को, पुकारने वाली को देखा, जहाँ एक बहुत ही प्यारी सी लड़की खड़ी से देख रही थी। क्या अभी मेरा नाम आपने लिया? सबा ने इससे पूछा था। जी हाँ, मैंने ही आपको पुकारा। क्या आप मिस सबा हैं? एक अनजान लड़की के मुझसे अपना नाम सुनकर सबा हैरान रहेगी। सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। कौन है आप और मेरा नाम कैसे जानती हैं? सबा ने एक ही सांस में इससे कई सवाल पूछ डाले थे। आप परेशान ना हो प्लीज़, मेरा नाम फ़रा है और जिस स्कूल में आप जॉब करती हो मेरी मामा मरियम शाह का है। मुझे मामा ने न्यू टीचर का बताया था, मैं इसीलिए आपके पास आई हूँ। आप शायद घर जा रही हैं? जी मैं घर ही जा रही हूँ, लेकिन कोई टैक्सी नहीं मिल रही। सबा बेचारगी से बोली थी। वो सो सैड। तो फिर आप कब तक यहाँ खड़ी रहेंगी? अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ। फ़रा फ़ौरन से असल मुद्दे पर आई थी। अरे नहीं बहुत शुक्रिया, मैं चली जाऊँगी। सबा को यूँ किसी जान के साथ जाना अच्छा नहीं लग रहा था। आपसे एक बात पूछूँ? सबा ने उलझी हुई नज़रों से पूछा। जी ज़रूर। मिस सबा बगैर किसी झिझक के पूछे। आप तो मुझसे मिले ही नहीं, मुझे देखा भी नहीं, तो आपने मुझे पहचाना कैसे? मेरा मतलब आपको कैसे पता चला कि मैं ही मिस सबा हूँ? सुनते साथ ही फ़रा के चेहरे का रंग उठ गया था। वो तो थोड़ा सा गड़बड़ा गई थी। इससे कोई जवाब ही नहीं बन पाया, तो इसने सच बताने का फैसला किया। एक्चुअली मिस सबा, मेरे भाई ने आपको पहचान लिया था, तो भाई ने मुझे आपके पास भेजा ताकि आपको लिफ्ट दे सके। इस तरह अकेली लड़की का रास्ते में खड़े होना ठीक नहीं है। प्लीज़ आप बुरा मत मानिएगा यार। हमने फ़रा चुड़ैल को इसे लेने भेजा था, या इससे कपे हाँगने को। पता नहीं क्या क्या चक चक करके इसका सर खा रही है। इसे इंतज़ार करना पता नहीं क्यों बुरा लग रहा था। ओह माय माइन, इतनी फ़िक्र खैर तो है ना मिस्टर ईशान शाह? कहीं अहम तो नहीं? माहिर थोड़ी शरारत से बोला था। बकवास ना कर, मैं तो किसी का भला करना चाह रहा था और तू कुछ भी कहने लगता है। अपने लिए चिंटू के लफ्ज़ सुनकर माहिर का मुंह पूरा का पूरा खुल गया था। जी बाहिर ईशु मेरी जान, जैसे पहले भी लड़कियों को लिफ्ट देते रहे हैं वो भी इतनी गर्मी में, लेकिन ये नज़ारा मेरी इन मासूम भोली भाली आंखों ने पहली बार नहीं देखा ना। माहिर ने भी इसे छेड़ कर अपना हिसाब रख बेबाक किया था। माहिर बगैर चुप हो जा, मुझे पहले फ़रा चुड़ैल पर इतना गुस्सा आ रहा है जो इतनी देर लगा रही है। ईशान ने भी अपना बदला पूरा किया था। फ़रा की बात सुनते ही सबा की नज़र इसके पीछे कुछ फासले पर खड़ी गाड़ी पर पड़ रही थी, जिसमें वही सुबह वाला खूबरू सा लड़का बैठा हुआ था, इस तरफ देख रहा था। सबा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा इसका सबा को यूं पहचान लेना। सबा की नज़रों में वाज़ह नापसंदीदगी छा गई थी। फ़रा, आपने मेरे बारे में इस तरह सोचा, मुझे अच्छा लगा, लेकिन आप बिल्कुल भी फ़िक्र ना करें, मैं चली जाऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़। कहते साथ ही इसने अपने कदम आगे जानने बढ़ा दिए थे और अब इस बेचारी के पास पैदल चलने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं बचा था। और इस तरह अजनबी लड़कों के साथ वो गाड़ी में बैठने का सोच भी नहीं सकती थे। सुने तो मिस सबा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना गाड़ी में। लेकिन वो फ़रा की कोई भी बात सुने बगैर 33 कदमों से जल्दी इनसे दूर होती चली गई थी। और फ़रा बेचारी सी शक्ल लेकर गाड़ी में आकर बैठ गई। से यूँ अकेले आता देख ईशान को कोई समझ नहीं आया वो बुरा क्यों फील कर रहा था और इसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा था। फ़रा, तुमसे एक छोटा सा काम नहीं हुआ और बातें तो ऐसे कर गई थी जैसे आज पूरी दुनिया पता कर लोगी। एक लड़की को तुम लिफ्ट के लिए नहीं मना पाई, हद है वैसे। मना चाहते हुए भी फ़रा पर भड़क उठा था। भाई प्लीज़ अब बस करें, एक तो मैं चैलेंज हार गई हूँ, ऊपर से आप मेरी इंसल्ट किए जा रहे हैं। मैंने इतनी कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी। आपको गाड़ी में बैठा देखकर वो डर कर भाग गई। अब आपकी शक्ल ही ऐसी है तो मैं इसमें मेरा क्या कसूर? अब अगर आपने मेरी इंसल्ट की ना तो मैंने रोने लग जाना है। फ़रा ने भी अपना हिसाब बराबर किया था। तुम फ़रा पर क्यों गुस्सा कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, वैसे अजनबी लोगों के साथ कभी भी नहीं जाएगी, वो भी 2 लड़कों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन तुम किसी की सुनो तब ही ना। माहिर ने भी इसकी अच्छी खासी क्लास ले डाली थी। अब जल्दी घर चलो, टाइम हो गया है, भूख भी काफ़ी लगी हुई है, आंटी हमारा वेट कर रही होंगी। भाई वो गोलगप्पे, फ़रा हल्की सी आवाज़ में मनमनाई थी, चुप करके बैठी रहो, कोई गोलगप्पे नहीं मिलने वाले, सारा मूड ख़राब कर दिया है, अब घर जाकर खाना खाना। कहते साथ ही ईशान ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। फ़रा बेचारा समूह बनाकर बैठ गई थी। भाइयों के रिश्ते लेकर बहनें चाहती हैं, अब आप भी देखना भाई, सारी उम्र कवारे ही रहोगे और यूं ही
लड़कियों को लिफ्ट देते रहोगे, आए बड़े। लड़की खुद की शक्ल देख कर भागी और इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहे हैं। फराह मुँह फैलाकर बैठ गई थी। इसका फूला हुआ मुँह देखकर माहिर से अपनी हंसी कंट्रोल करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम लग रहा था, लेकिन वो हंस कर ऐसे नाराज़ नहीं करना चाहती थी, इसलिए खामोश रहा। माजी, पापा जानी मैंने खाना बना लिया है, आया और गर्मा गर्म खा ले। खाना बनाने के बाद ज़ीनत बेगम ने प्यार से अपने बाबा जानी को आवाज़ दी थी, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब ना पाकर वो किचन से निकलकर सीधा अपने बाबा के कमरे की जाने बढ़ गई। वो जैसे ही दरवाज़ा खोल कर अंदर दाखिल हुई तो तरफ ही उठे थे। इसके बाबा जानी रो रो कर अल्लाह से दुआ मांग रहे थे। बाबा जानी, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों रो रहे हैं? बाबा जानी, प्लीज़ बताएं ना, मेरा दिल बंद होता जा रहा है। वो अपने हाथों से अहमद साहब की आंसू साफ करते हुए बोली थी, बेटा मैं अपनी लाडली की खुशियाँ मांग रहा हूँ अपने अल्लाह से कि मैं अपने जीते जी अपनी लाडली की खुशियाँ देख सकूँ। मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारे घर का आता हुआ देखना चाहता हूँ। तुम्हें पता है मेरे दोस्त रशीद का उन्होंने अपने बेटे माविया के लिए तुम्हें मांगा है। अगर आज तुम्हारी माँ जिंदा होती तो खुद तुमसे सब बातें करती। बेटा माविया एक अच्छा लड़का है, देखा वाला भी है, वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। बाबा जानी प्लीज़, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी। इसने बुलाई हुई आवाज़ में अपने बाप को अपना फैसला सुनाया था। अरे पगली, तू सोच भी नहीं सकती, तुझे अपने घर में हंसता हुआ देखकर मैं फिर से जी उठूँगा। तुम तो मेरी अच्छी और फर्मा बरदार बेटी हो ना, तो फिर प्लीज़ इनकार मत करना। मैं रशीद को ज़ुबान दे चुका हूँ। बाबा जानी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर मैं चली गई तो आपका ख्याल कौन रखेगा? तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे पास मुलाजिम होंगे, वो अच्छे से मेरा ख्याल रखेंगे। मैं बस तुम्हें तुम्हारे घर में हंसता मुस्कुराता देखना चाहता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है मेरी बेटी मेरी ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी करेगी। अहमद साहब ने एक उम्मीद से पूछा था। अच्छा ठीक है बाबा जानी, आपकी खुशी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आप ही तो मेरा सब कुछ हैं। आप ही तो हैं जिन्होंने मुझे माँ बाप दोनों का प्यार दिया है। बेटी की रजामंदी का सुनकर अहमद साहब भी खिल उठे थे और अल्लाह के हुजूर सजदा देकर उठ गए थे। फिर खाना खाने के लिए बाहर डाइनिंग हॉल में आ गए थे। खाना खाने के बाद अहमद साहब ने रशीद साहब को कॉल करके इन रिश्ता पक्का होने की खबर सुनाई थी और फिर तय रहा, अहमद यार, हम अपनी बेटी को जल्द ही अपने घर लाना चाहते हैं। हाँ यार, क्यों नहीं ज़ीनत, अब तुम्हारी ही बेटी है, तब जब दिल चाहे ले जाओ। अपने बाबा की खुशी का अंदाज़ा नहीं लगा सकती थी, क्योंकि इसने अपने पापा को आज इतना खुश देखा ही नहीं था। आज वो अपने बाबा की खुशी में खुश थी। ये जाने बगैर की खुशी शायद दोनों बाप बेटी के लिए आखिरी खुशी साबित होने वाली थी। दिन गुजरते गए और आज वो दिन भी आ गया था जिसका हर लड़की को इंतज़ार होता है। आज वो ज़ीनत अहमद से ज़ीनत माविया बन चुकी थी। वो भी सब लड़कियों की तरह आंखों में ख्वाब सजाए आने वाले खूबसूरत वक्त के बारे में सोच रही थी। वो चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। दरवाज़ा खोलने और बंद होने की आवाज़ पर खुद में सिमट गई थी। ये वक्त हर लड़की के लिए बहुत ही नया और खूबसूरत सा होता है, लेकिन शायद ज़ीनत बेगम की किस्मत बाकी लड़कियों जैसी नहीं थी। वो अपनी शर्म से झुकी पलकें उठाकर अपने जीवन साथी की तरफ देखती है तो साकित से रह जाती है। इसका जीवन साथी लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ चलता हुआ इसकी तरफ बढ़ रहा था। इसके बाल माथे पर बिखरे हुए, शेरवानी के बटन खुले हुए थे। ज़ीनत बेगम के लिए तो ये सब हैरान कुन था। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि शादी की पहली रात इसका शौहर इस हाल में के सामने आएगा। वो बच्ची तो थी नहीं जो ये सब समझ ना पाती इसका शौहर क्या पी के कमरे में आया है। इस सोच के आते ही वो मासूम अंदर तक काम उठी थी। अब सीने के नन्हे नन्हे कतरे इसके माथे पर नमूदार होने लगे। इससे पहले कि वो अपना बचाव करती, इसका दरिंदा सिर्फ तो मजाजी खुदा बेड पर बैठ के इसके कबकबाते हाथों को थाम चुका था। उससे संभलने का मौका दिए बगैर ही के झटके में इसे अपनी तरफ खींच लिया और वो किसी कटी हुई डाली की तरह इसके चौड़े सीने से आ टकराई थी। इसने अपना आप बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस शैतान नुमा सिर्फ इंसान से अपना आप बचा नहीं पाए थे और वो शैतान इसके नस्वानियत ये धच गया और आता चला गया। उस मोम की गुड़िया को कुचल कर रख दिया था। इसे इस बात का ना होश था, ना ही अंदाज़ा होता है कि वो क्या कर रहा है। एक नॉर्मल मर्द कभी भी अपनी बीवी के साथ दरिंदों वाला सलूक नहीं करता, लेकिन माविया तो नॉर्मल मर्द था ही नहीं। शराब नोशी, नशा, जीना, मारपीट करना तो इसका शौक था। वो इसके मोमी वजूद को कुचल कर नींद की वादियों में गुम हो चुका था और वो बेचारी मोम की गुड़िया अपना टूटा बिखरा और दर्द से चूर वजूद लेकर ज़मीन पर बैठ कर फूट फूट कर रोने लगी थी, क्योंकि वो जालिम सिर्फ इंसान इसे कुचल कर ज़मीन पर फेंक चुका था। ज़ीनत बेगम के पूरे जिस्म पर इसकी ईमानियत के निशान बन चुके थे। इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो अपनी किस्मत पर रोए, चीखा चिल्लाया, अपना ज़ख्मी वजूद किसको दिखाया। कोई मरहम लगाने वाला भी तो नहीं था। एक इसका वाहिद सहारा इसका बाप ही तो था। अगर वो अपनी बेटी को इस हाल में देख लेता तो कैसे इसकी फूल जैसी बेटी को कुचल कर रख दिया है तो वो जीते जी ही मर जाता। इस बेचारी में इतनी हिम्मत भी बाकी न रही कि वो आंसू बहा सके। वो बेचारी मोम की गुड़िया चुपचाप उठ कर लड़खड़ाते कदमों के साथ चलती वॉशरूम की जाने बढ़ गई थी। इसने घर में दाखिल होते ही अपने मामा जानी को सलाम किया था। अस्सलाम वालेकुम मामा जानी। वालेकुम सलाम। आगे मेरी गुड़िया।
आने में बहुत देर कर दी है। बस मामा जाने कुछ ना पूछें, एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से कोई टैक्सी वगैरह भी नहीं मिल रही थी और मुझे पैदल चल के आना पड़ा। वो फरा बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और थके-थके से अंदाज़ में सोफ़े पे बैठते हुए बोली थी, अच्छा चलो कोई बात नहीं, जाओ मुँह हाथ धोकर आओ, मैं तब तक खाना गरम करती हूँ। आज मेरी बेटी को जॉब मिलने की खुशी में मैंने तुम्हारी पसंद का आलू गोश्त बनाया है। या हूँ मामा जानी, अब सच में कितनी अच्छी हैं, मैं आप वर्ल्ड बेस्ट मामा जानी हैं। मुझे सच में बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, मैं बस यूँ गई और यूँ फ्रेश होकर आई, साथ ही वो अपने रूम की जाने भाग गई थी। थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर वापस आई तो दोनों माँ बेटी ने मिलकर खाना खाया था। माँ का दुनिया में होना भी एक अजीम नेमत है। सबा ने अपनी माँ के मुस्कुराते हुए चेहरे की तरफ देखा था। जैसे ही गाड़ी पोर्च में आकर रुकी, वो फूले मुंह के साथ बगैर किसी से कुछ कहे अंदर भागी थी। यार ईशान, तूने बेचारी को कुछ ज़्यादा ही डांट दिया है। देखो कितनी कैसे बेचारी का मुंह फुला हुआ था। छोड़ो यार, ऐसे ही मुंह बना रही है, जब गोलगप्पे मिलेंगे तो खुद ही मान जाएगी। चलो अब अंदर खाना खाते हैं, कहते साथ ही वो दोनों अंदर की जाने बढ़ गए थे। अस्सलाम वालेकुम। लाउंज में दाखिल होते ही इन दोनों ने बुलंद आवाज़ में सलाम किया था। जहाँ ईशान के मामा पापा पहले ही बैठे बातें कर रहे थे, इन दोनों ने बड़ी मोहब्बत से इसके सलाम का जवाब दिया था। पापा आज आप ऑफिस से जल्दी आ गए हैं क्या? ईशान ने अपने पापा से पूछा। अरे मेरे शेर आए कहाँ हैं, बल्कि मलका आलिया के हुक्म पर बुलवाए गए हैं कि आज इन्हें लंच घर पर ही आकर करना है, तो मैं भागे भागा चला आया। हाँ हाँ, आपकी मलका आलिया ने बुलाया है इतने प्यार से, जो था आपको तो आना ही था। और तुम सुनाओ माहिर बेटा, कैसे हो? घर में सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अंकल, सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। बेगम साहिबा खाना लग गया है। हाल में मुलाजमा की आवाज़ गूंजी थी, ठीक है तुम जाओ, हम लोग आ रहे हैं। मुलाजमा को जवाब देते साथ वे सोफे से उठ गए थे और अपने साथ बाकी सबको भी उठाकर डाइनिंग हॉल की तरफ लेकर चल पड़ी। खाना बहुत ही अच्छा और खुशगवार माहौल में खाया गया। ओके एवरीवन, अब मैं चलता हूँ। हमारी खाना खाते कुर्सी से उठ कर आया था। यार चाय तो पीते जाओ, काफ़ी दिनों के बाद तुमसे मुलाकात हुई है। अंकल मैं ज़रूर चाय पीता, पर रिदा का मैसेज आया, किसी यूनिवर्सिटी से पिक करना है। गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया तो ड्राइवर को वो ठीक करवा रहा है। माहिर बेटा अपनी मामा को कहना, काफ़ी अर्सा हो गया है उन्होंने हमारी तरफ चक्कर ही नहीं लगाया। जी आंटी ज़रूर, मैं कह दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़ कहते साथ ही वो बाहर निकल गया था, लेकिन जाने से पहले ख़ास नज़र इस फूले हुए गालों वाली आंच की गुड़िया पर डालना नहीं भूला था। यार ईशान, ये आज कुछ खामोश खामोश क्यों है और कद्दू की तरह मुंह फुलाया हुआ है? ईशान के बाबा इससे मुखातिब हुए थे। हाँ हाँ, अपने पापा की बात पर ईशान का छत फाड़ कहका गूंजा था। बाबा अपने बेटे को चुप करवा ले, वरना मैं मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ईशान, मरियम शाह ने ईशान को सख्ती से चुप रहने का इशारा किया था। खबरदार अगर किसी ने मेरी बेटी को तंग किया तो। बोलो बाबा की जान, क्या हुआ है? अपने बाबा की तरह की बात पर फरहान ने शरारती नज़र से अपने भाई की तरफ देखा। फरहान की शरारती नज़रें देख कर ईशान को किसी गड़बड़ का एहसास हुआ था। इससे पहले वो कुछ कहता है, फरा जल्दी से बोल पड़ी थी। मामा आपको पता है, आज भाई ने एक लड़की की वजह से मुझे गोलगप्पे नहीं खिलाए। क्या मतलब? कौन सी लड़की? मरीम शाह थोड़े गुस्से से बोली थी। मामा आपने आज जो न्यू टीचर हायर की थी, वो रास्ते में खड़ी थी, टैक्सी का वेट कर रही थी, तो भाई ने मुझे इन्हें लिफ्ट लेने के लिए मनाने का बोला। वो नहीं मानी तो भाई ने मुझे क्या कुछ नहीं कहा। अपनी फरा अपनी आंखों में मोटे मोटे आंसू लाते हुए बोली थी, भाई ने मुझे बहुत डांटा। वो इतने लोगों के सामने मुझ पर हाथ भी उठाने वाले थे, वो तो इनके दोस्त ने रोक दिया, वरना इनका क्या भरोसा उठा ही देते। फिर मैं सुबह से भूखी थी, कुछ खाया पिया भी नहीं था। इन्हें गोलगप्पे खिलाने का बोला तो वो भी नहीं खिलाए। अब तो फरा ने मुस्तकिल मरीम शाह के गले लगकर रोना शुरू कर दिया, तो यही मरीम शाह की बस होगी थी। इनके बेटे ने इनकी बेटी को कल की आई लड़की की वजह से डांटा था। ईशान तो बस मुँह खोले अपने ऊपर लगे इल्ज़ामात सुन रहा था। वट इज़ दिस नॉनसेंस? ईशान, हाउ डेयर यू? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस कल की आई थर्ड क्लास चीप लड़की के लिए मेरी बेटी को डांटे? मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। ईशान ने अपने बचाव के लिए मुंह खोलना ही चाहा था, जब मरीम शाह की अगली बात ने इसका मुंह बंद करवा दिया था। अभी कि अभी मेरी नज़रों से दूर हो जाओ मिस्टर ईशान जावेद शाह, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फ़र्क अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था, कुछ जल्दी में कुछ ज़्यादा ही बोल गई थी। ईशान एक नज़र इन सब पर डाली और अपने कमरे में चला गया। मामा और फरहान ने भी कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था, जब मरीम शाह ने इससे ये कह के चुप करवा दिया। अगर वो इसी टाइम कॉल करके नहीं ये सब बता देती तो ये बात इतनी ज़्यादा आगे ना बढ़ती। जा तुम भी अपने कमरे में। फरहा ईशान से बात में सॉरी करने का सोचते हुए अपने कमरे की जानिब चल पड़ी थी। मामा, क्या आपको अपना बेटा ऐसा लगता है? ईशान को पता था फरहा ने ये सब मजाक में कहा था, लेकिन इसकी मामा की बातों ने इसे आज हर्ट किया था। ओके मामा जानी, अब मैं चलती हूँ। आज मेरी जॉब का पहला दिन है, कहीं मैं पहले दिन ही लेट ना हो जाऊँ, कॉलेज की प्रिंसिपल मुझ पर गुस्सा ना हो जाए। वो कॉलेज में दाखिल होते जल्दी से स्टाफ रूम की जाने बढ़ गई थी। वहीं से इसकी क्लासेस का शेड्यूल मिलना था। मिस सबा, क्या आप ये बायो हिजाब नहीं उतारेंगे? ऐसे ही बायो हिजाब में रहोगी? इसे ऐसे ही बायो में देखकर टीचर सादिया बोली थी। वो एक्चुअली मिस सादिया, मैं हमेशा ही बायो हिजाब में रही हूँ, मैं जहाँ भी जाती हूँ ऐसे ही रहती हूँ। वैसे भी अब तो मुझे ऐसे में रहने की आदत होगी। ऐसे ही बायो हिजाब रहना मुझे अच्छा लगता है। जब मैं खुद को इसमें देखती हूँ तो मुझे एक अलग सी खुशी महसूस होती है। मैं खुद का महफूज महसूस करती हूँ।
जब मैं हिजाब में होती हूँ तो मुझे लगता है इर्द-गिर्द का गन मुझसे दूर है, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता। ये मेरे लिए सिर्फ़ अबाया और हिजाब नहीं है, मेरी पहचान भी है और मुझे इस पहचान पर फ़ख्र है। माशाअल्लाह टीचर सादिया मैं सबा की बातों से काफ़ी मुतासिर हुई थी। ये बात तो ठीक है, तुमने सबको देख लिया है, लेकिन हम में से किसी ने भी नहीं तुम्हें देखा। तुमने अबाया नहीं उतारना तो ना उतारो, लेकिन कम से कम एक दफ़ा हिजाब उतार कर अपना चेहरा ही दिखा दो। लेकिन मिस सबा ने कोई जवाब नहीं दिया था। मिस सादिया भी इसकी खामोशी को महसूस करती अपनी क्लास की जानिब बढ़ गई थी। सबा अभी भी वहीं खड़ी थी। इस वजह पीछे से मरियम शाह की आवाज़ सुनाई दी थी। मिस सबा, आपको यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए हायर किया गया है, ना कि गप्पे हाँकने के लिए। आज आपकी जॉब का पहला दिन था और आपने पहले दिन ही मुझे काफ़ी मायूस किया है। पता नहीं आपको इस जॉब पर रखने का मेरा फ़ैसला ठीक था भी या नहीं। सॉरी मैम, आइंदा से मेरी तरफ से आपको कोई मायूसी नहीं होगी। होप सो, अब आप जा सकती हैं मिस सबा एंड बेस्ट ऑफ लक। सबा भी जल्दी से अपनी क्लास की जानिब चल पड़ी थी। माज़ी दिन यूं ही गुजरते गए। माविया का सलूक ज़ीनत बेगम से अभी भी पहले की तरह ही था। जब भी ज़ीनत बेगम माविया के सामने जाती, उन्हें मनूस, जाहिल वगैरह से जैसे अलक़ाबात से नवाज़ता। वो बेचारी से कहती रह जाती, बीवी हूँ मैं तुम्हारी, लेकिन मैं वहाँ फ़िक्र किससे थी। अगर ज़ीनत बेगम उनके सामने अपने हक़ के लिए कुछ बोलती तो वो इस पर हाथ उठाते, हाथापाई पर उतर आते थे। ईशान अपने कमरे में बैठा कोई मूवी देख रहा था जब अचानक इसके ज़हन में सबा का अक्स छा गया था। तो उसने सोचा क्यों ना आज कॉलेज ही जाया जाए। अपने दिल की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए उठा, अपनी गाड़ी की कीज़ ली और कॉलेज की जानिब चल दिया था। सबा अपना लेक्चर लेकर फ्री हुई थी कि जब इसके कानों में अज़ान की आवाज़ पहुंची थी। सबा ने जल्दी से वज़ू किया और अपने ऑफिस की जानिब बढ़ गई ताकि नमाज़ अदा कर सके, लेकिन इसे वहाँ ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहाँ वो नमाज़ अदा कर पाती। अब क्या करूँ, कहीं नमाज़ के लिए देर ही ना हो जाए। क्या हुआ मिस सबा, आप क्या सोच रही हैं? मिस सादिया, जो मिस सबा से कल बच्चों से होने वाले टेस्ट के बारे में बात करने आई थी, नहीं यूँ सोच में घूम देखा तो पूछ बैठी। जी मिस सादिया, वो एक्चुअली मुझे नमाज़ पढ़नी है। यहाँ मेरे ऑफिस में तो जगह नहीं है, तो फिर मैं अब कहाँ पढ़ूँ? मिस सबा, आप मैम के ऑफिस में जाकर नमाज़ पढ़ सकती हैं। हम स्टाफ मेंबर में से जिसे भी नमाज़ अदा करनी है वहीं जाकर अदा करते हैं। ओके मिस, फिर मैं चलती हूँ। कहते साथ ही सबा मरियम शाह के ऑफिस की जानिब चल पड़ी थी। ऑफिस के बाहर रुककर सबा ने पहले ऑफिस का दरवाज़ा नॉक किया। यस कम इन। अंदर से इजाज़त मिलते ही ऑफिस के अंदर दाखिल हो गई थी, जहाँ मरियम शाह हाथों में तस्वीर लिए बैठी थी। शायद उन्होंने भी अभी नमाज़ अदा की थी। मिस सबा, आपको कोई काम था? मरियम शाह बोली, जी मैम, मुझे नमाज़ पढ़नी है और मेरे ऑफिस में जगह नहीं है। अगर घर जाकर पढ़ने का इंतज़ार किया तो लेट हो जाऊँगी। मिस सबा ने जल्दी से अपने आने का मकसद बताया था। कोई बात नहीं टीचर, आप यहाँ पढ़ लें। जिन स्टाफ मेंबर को भी नमाज़ अदा करनी होती है यहीं पर अदा करती हैं। अभी यहाँ अपनी नमाज़ अदा कर सकती हैं। और सामने अलमारी में चाहे नमाज़ पढ़ा है, आप अपनी नमाज़ पढ़ लें, मैं तब तक अपने 1-2 काम निपटा कर आती हूँ। कहते साथ ही मरियम शाह ऑफिस से बाहर निकल गई तो अपनी नमाज़ अदा करने लगी। वो गाड़ी से निकलकर सीधा चौकीदार की तरफ बढ़ा। इनसे सलाम दुआ करके वो कॉलेज के अंदर दाखिल हुआ। वो सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस की जानिब बढ़ गया था। वो जैसे ही ऑफिस का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होने लगा, इसकी नज़र एक मंज़र पर रुक सी गई थी। वो अपनी जगह साकित सा होकर खड़ा हो गया था। इसके कदम जैसे आगे चलने से इनकारी थे, इसकी दुनिया जैसे रुक गई थी। वक्त कहीं थम सा गया था। वो बिना पलके जब इस पूर्ण नोट पड़े पे करके चेहरे का तवाफ़ करने लगा। वो दुनिया जहाँ से बेनियाज अपने रब के हुज़ूर सजदा गो थी और अपने रब से दुआ मांगने में मशगूल थी। और ईशान के लिए मंज़र बहुत खूबसूरत सा था। वो इतना मुकम्मल हुस्न और पाकीज़गी देखकर हैरान रह गया था। ऐसा नहीं था कि इसने कभी हसीन लड़कियां नहीं देखी थी। वो जैसी फैमिली को बिलोंग करता था, इसके सोशल सर्कल में इसका वास्ता बहुत सी हसीन लड़कियों से पड़ता रहता था। रेड स्कार्फ के हाले में इसका चेहरा चमक रहा था। बारीक से गुलाबी होंठ अपने रब से कुछ मांगने में मसरूफ़ से लग रहा था। ना ही वो कभी यहाँ से हिल पाएगा, ना ही इसके खूबसूरती के शहर से बाहर निकल पाएगा। जैसे इसकी दुआ खत्म हुई, इसने हाथ अपने चेहरे पर फेरे उठकर जाए नमाज़ तय करने लगी। इस बात से अनजान थी कि कोई आंखों में मोहब्बत लिए न जाने कब से इस परी पैकर को तकराया। जैसे ही जानमाज़ कब्र में रखने के लिए मुड़ी थी तो इसकी नज़र सामने बुत बने खड़े इंसान पर पड़ी पड़ी जिस्म सामने बुत बने इंसान पर पड़ी, जो न जाने कब से सब कुछ भुलाए बड़ी फुर्सत से इसे देखने में मसरूफ़ था। पहले तो वह हैरान हुई, लेकिन जल्द ही इसकी हैरानगी गुस्से में तब्दील हुई थी। इसे कल इसका यूं बेतकल्लुफ़ होकर लिफ्ट देना भी याद आया तो शदीद नफ़रत और गुस्से से अपना रुख फेर गई थी। बीवी हूँ मैं आपकी माविया, कोई नौकरानी नहीं हूँ जो आप मेरे साथ ऐसा नौकरों जैसा से भी बदतर सलूक करते हैं। कौन सी बीवी, कहाँ की बीवी? बर्बादी हो तो मेरे लिए, सिर्फ और सिर्फ बर्बादी। कोई पसंद नहीं करता था मैं तुम्हें। तुम्हारे और मेरे बूढ़े माँ बाप ने तुम्हें मेरे गले ज़बरदस्ती डाल दिया है। मैं तो किसी और से शादी करना चाहता था। नफ़रत करता हूँ मैं तुमसे, शदीद नफ़रत। माविया, आपके अंदर ज़रा भी तमीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं है। कैसे बात कर रहे हैं आप पापा और अंकल के बारे में? और बड़े हैं वो आपसे, कुछ तो शर्म करें। और कितना नीचे गिरेंगे आप? ज़ीनब बेगम के कहने की देर थी कि माविया ने गुस्से में आकर ज़ीनब बेगम को बालों से पकड़कर नीचे ज़मीन पर फेंक दिया और इस पर लातों की बरसात करनी शुरू कर दी। ज़ीनब बेगम ने दर्द के मारे अपने पेट पर हाथ रखा, जहाँ एक मासूम सी जान पड़ रही थी। पूरे घर में अब ज़ीनब बेगम की आहें और चीखें थी और सब मुलाजिम दूर से ही आंखों में आंसू और नफरत लिए इस दरिंदे को देख रहे थे। लेकिन इस दरिंदे नुमा पत्थर दिल इंसान को इन दो मासूम जानों पर ज़रा भी रहम नहीं आया था। जब वो ज़ीनत बेगम को मार मार कर थक गया और वो अधमरी हुई होकर ज़मीन पर एक साइड को लड़क गई तो वो दरिंदा इसे ठोकर मारकर वहीं मरने के लिए छोड़ता घर से बाहर निकल गया। मावे के घर से निकल जाने के बाद मुलाजमा जल्दी से
भागकर ज़ीना बेगम के पास आई, ड्राइवर को गाड़ी लाने का कहकर ज़ीना बेगम को गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल ले गई। इन्हें जल्दी से इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया गया था। मुलाज़िमा ने अहमद साहब को भी कॉल करके जल्दी से हॉस्पिटल आने का बोल दिया था। जब उन्होंने ज़ीना बेगम की ऐसी हालत की वजह पूछी तो उन्होंने ये कहकर झूठ बोल दिया कि वो फर्श को धोते हुए नीचे गिर गई थी। और जब माविया के साथ ना होने की वजह पूछी तो कह दिया कि वो काम के सिलसिले में आउट ऑफ सिटी गए हुए हैं। इतने में एक लेडी डॉक्टर बाहर आए थे। पेशेंट के साथ कौन है? मैं हूँ। कैसी है वो मेरी बेटी? वो ठीक तो है ना? डॉक्टर की बात सुनते ही अहमद साहब जल्दी से बोले थे, देखिए सर, पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा चोटें आई हैं और इनकी ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है। हमें जल्द से जल्द पेशेंट का ऑपरेशन करना होगा। हम माँ और बेबी में से किसी एक को ही बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब की बात सुनते ही अमर साहब के लिए अपने कदमों पर खड़े रहना मुहाल हो गया था। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ डॉक्टर साहब, आप मेरी बेटी को बचा लें प्लीज़। एक वो बाप था जो अपनी बीवी और बच्चों को ज़िंदगी और मौत के दहाने पर छोड़कर न जाने कहाँ गायब होगा, तो एक ये बाप था जो अपनी बेटी की ज़िंदगी के लिए डॉक्टर के आगे हाथ के आगे गिड़गिड़ा रहा था। आप बस हौसला रखिए और डॉक्टर से दुआ करें, इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अहमद साहब को हौसला देते साथ ही डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर की जाने पड़ गए थे। पीछे खड़े सब नफूस ज़ीना बेगम और इसके बच्चे के लिए दुआ गो थे। 2 घंटे के ऑपरेशन के बाद थिएटर का दरवाज़ा खुला। सब जल्दी से भाग कर डॉक्टर की जाने बढ़े थे। मुबारक, आप तो लोगों को बहुत बेटी हुई है और माँ और बेटी दोनों ठीक हैं। कुछ देर बाद इन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, फिर आप सब लोग इनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनते ही अमर साहब पास मौजूद मस्जिद में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने चले गए थे। चले अलीशान बेटा, देर हो रही है जी। मामा वो माँ को जवाब देता है। एक बार फिर सादे के पास पहुंचा तो बेटी जोशी, अल्लाह हाफिज़ और मेरी बात पर एक बार गौर ज़रूर कीजिएगा। कहते साथ ही अपनी माँ के साथ गाड़ी में बैठकर घर के जाने चल दिया। तभी वो लोग रास्ते में ही थे कि सामने सभा पैदल चलती हुई नजर आई थी। एक गाड़ी झटके से इसके पास आकर रुकी तो वो डर गई, क्योंकि जैसे इसकी नज़र गाड़ी में बैठे इंसान पर पड़ी, इसके माथे पर बेशुमार शिकने आई थी। इस दिन वाला लिफ्ट वाला वाक़या भी याद आ गया था। फिर वो आगे बढ़कर कुछ कहती, इतने में गाड़ी का शीशा नीचे सरक गया था और मरियम शाह ने सबा को आवाज़ दी, आइए मिस सबा, हम आपको ड्रॉप कर देते हैं। इट्स ओके मैम, मैं घर चली जाऊँगी, दूर नहीं है। वो हल्की सी आवाज़ में मनमनाई थी, कोई बात नहीं मिस सबा, ये हम इसी रास्ते से घर जा रहे हैं तो रास्ते में आपको भी ड्रॉप करते जाएंगे। चलो जल्दी से गाड़ी में बैठे। मरियम शाह का सबा को लिफ्ट देने का कोई मूड नहीं था, लेकिन ईशान ने इन्हें मस्के लगाकर मना ही लिया था। वो भी बेटे को मना नहीं कर पाई। सबा ने बचपन से ही अपने बड़ों की इज्जत करने की तरबियत पाई थी, इसलिए मरियम शाह को मना नहीं कर पाई थी। वो गाड़ी में बैठ गई थी। अपनी माँ की तरह ही मरियम शाह की भी इज्जत करती थी। इसे यूँ बार बार मरियम शाह को मना करना और मरियम शाह का इसे बार बार लिफ्ट के मनाना अच्छा नहीं लग रहा था। सबा के गाड़ी में बैठते ही साथ ईशान को ऐसा लगा जैसे इसके दिल पर ठंडक पड़ गई। वैसे न जाने अंदर से इतनी खुशी की हो रही थी। वो खुद भी ये समझने से कासिर था। वो बैक मिरर से पीछे बैठी हुई घबराई हुई इस मासूम सी गुड़िया को देख रहा था। ईशान अपनी मुस्कुराहट बात अपनी माँ से बोला, मामा लगता है आपकी नई टीचर हमारे साथ इजी फील नहीं कर रही। इनकी शक्ल देखकर ऐसा लगता है जैसे हम इसे किडनैप करके लेकर जा रहे हैं। नो मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। जल्दी जल्दी सब अपनी सवाई में बोली थी। इसकी जल्दी देखकर दोनों माँ बेटे की हंसी छूट गई थी और वो बेचारी शर्मिंदा सी होकर बैठ गई। ईशान ड्राइविंग के साथ साथ बर वक्त सबा के चेहरे की ज़ियारत भी कर रहा था, जो उसे बिल्कुल बेचैन नहीं लग रहा था। उसकी नज़र से बचने के लिए जल्दी से बैग में पड़ी बुक खोलकर अपनी सीट से कुछ ज़्यादा ही नीचे झुक गई थी। इसका मुताला करने लगी थी। इसकी सर का वो मुस्कुरा दिया था। ईशान को सबा का यूँ खुद को गैरों से छुपा कर रखना अच्छा लग रहा था। पता नहीं कब मेरा घर आएगा और वो मेरी इस शख्स की अजीब नज़रों से जान छूटेगी। वो अभी ही सोच रही थी कि इतने में एक बार फिर ईशान की गाड़ी में आवाज़ मुझे थी, मिस सबा आप मुझे अपने घर का एड्रेस बता दें, वरना ये ना हो हम आपको अपने घर ले जाएं और आप वहाँ जाकर डर के मारे बेहोश हो जाएं और हमें आपको हॉस्पिटल लेके जाना पड़े। सबा की नज़र ईशान की तरफ उठी तो उनकी नज़रों में वाज़ह शरारत थी। सबा ने जल्दी से ईशान को घर का एड्रेस बताया। अपनी नज़र झुका ली थी। सबा किस तरह नज़र झुकाने पर ईशान के चेहरे पर भी खूबसूरत सी मुस्कुराहट आ गई थी। बस मेरा घर आ गया है मैम, सबा के कहते ही ईशान ने गाड़ी रोकी थी। सबा को मरियम शाह का यूँ घर के बाहर से लौटना अच्छा नहीं लग रहा था। एक तो इससे बड़ी थी, दूसरी इसकी मैम थी, इसलिए जल्दी से बोल पड़ी, मैम प्लीज़ आप अंदर आए ना, मैं आपको अपनी मामा जानी से मिलवाती हूँ। नहीं सबा, अभी हमें देर हो रही है, फिर कभी आएंगे। मैम प्लीज़ जल्दी प्लीज़ पे चलिए ना। सबा को यूँ बच्चों की तरह जिद करता देख मरियम शाह मान गई थी और गाड़ी से बाहर निकलाई। माँ का इरादा जानकर ईशान ने धीमी आवाज़ में मरियम शाह को पुकारा था। ईशान बेटा तुम यहीं गाड़ी में बैठ कर मेरा वेट करो, मैं आती हूँ। मामा बाहर तो बहुत गर्मी है। ईशान ने एहतजाज करना चाहा। गाड़ी के अंदर एसी लगा हुआ है ईशान बेटा, मरियम शाह दांत पीस कर बोली थी। कोई बात नहीं मैम, घर में मामा जाने के अलावा और कोई भी नहीं होता, ये आना चाहे तो आ सकते हैं। ऐसे गर्मी में बाहर वेट नहीं करना अच्छा नहीं लगता। सबा के कहने की देर थी कि ईशान जल्दी से गाड़ी से बाहर निकल आया, कहीं मरियम शाह दोबारा इनकार ही ना करते। चले मैम कहते साथ ही वो घर के अंदर चल दी थी। घर बहुत छोटा सा था, देखने में बहुत अच्छा था। अब और अपनी मिसाल आप था, क्योंकि घर को इन दोनों माँ बेटी ने बहुत मेहनत और
मोहब्बत और प्यार से सजाया था। घर को देखते ईशान ने तो नाक मुँह चढ़ाया, लेकिन ईशान को वो घर बहुत प्यारा लगा था। घर छोटा हो या बड़ा, घर तभी होता है जब इसमें रहने वाले लोग इसे घर बनाए अपने प्यार, खलूस और मोहब्बत से। ज़ीनब बेगम और सबा ने भी अपने प्यार और खलूस मोहब्बत से इस घर को घर बनाया था। अब लोग इधर बैठे, मैं मामा को बुला कर लाती हूँ, नमाज़ पढ़ रही होंगी। कब नमी कहते साथ ही सबा ज़ीनत बेगम को बुलाने चली गई थी। मामा जानी जल्दी आए, मेरे कॉलेज की मैम और साथ इनका बेटा हमारे घर आए हैं। मैं पैदल चल कर आ रही थी तो इन लोगों ने मुझे लिफ्ट दी, तभी मैं इनके लिए इसलिए मैंने इन्हें घर के अंदर बुला लिया। यूँ उन्हें दरवाजे से वापस मोड़ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। माँ को तमाम तरह तफसीर बताने के बाद वो इन्हें लेकर वहाँ आई थी जहाँ दोनों माँ बेटा बैठे हुए थे। अस्सलाम वालेकुम। ज़ीनब बेगम ने वहाँ आते ही इन दोनों को सलाम किया। वालेकुम सलाम। मरीम शाह ने एक लफ्ज़ी जवाब दिया और अपने मोबाइल में मगन होगी, जबकि ईशान खुश दिली और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट से जाकर इन्हें जवाब दिया था, जो सबा को अच्छा लगा था। सबा बेटा, मैं यहीं खड़े रहने का इरादा है क्या? जाओ मेहमानों के लिए चाय पानी लेकर आओ। सबा को मुसलसल एक जगह खड़े देखकर ज़ीनब बेगम बोली थी, मैं सबा, आप अपने ही घर में हैं, ये बाय उतार सकती हैं। मरीम शाह की बात पर सबा थोड़ा परेशान हो गई थी। वो मेरी बेटी कभी भी गैर मर्दों के सामने बगैर बायो हिजाब के नहीं आई। घर में ईशान बेटा भी है, इसलिए वो बाया नहीं उतार रही। वैसे भी वो बाया में बहुत कंफर्टेबल फील करती है। क्यों सबा? ठीक कह रही हूँ ना? जी मामा। हो ना हो पर्दे के पीछे बेशक अमीर लड़कों पर जितने मर्जी डोरे डाल ले, मरीम शाह ने दिल में सोचा था। वो बस इतना ही बोली और सबा जिसकी परेशानी इसकी माँ ने दूर कर दी थी, जड़ से किचन में चाय बनाने चले गए थे। ईशान को अपनी माँ की बात थोड़ी बुरी लगी थी, जिस लहजे में उन्होंने बात की थी। इसने चाय के साथ कुछ खाने पीने की चीज़ें एक ट्रे में सेट की और इन्हें ट्राली में रखने के बाद ट्राली को धकेलते लॉन्च में ले आई थी, जहाँ वो सब लोग गप्पों में मसरूफ थे। इसने सारा सामान मेज़ पर रखते सबके लिए चाय बनाने लगी और घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ कर चाय बना रही थी। ईशान के दिल ने ख्वाहिश की वो एक दफ़ा सबा को देख सके, और वो इस बात से अनजान किसी ने इसको शिद्दत से देखने की ख्वाहिश की है। चाय बनाने में मसरूफ थी। मरीम शाह ज़ीनत बेगम को चाय देने के बाद वो ईशान को चाय का कप देने से हिचकिचा रही थी। ईशान भी इसकी हिचकिचाहट बाहर से महसूस कर रहा था। सबा, जाओ बेटा, यहाँ क्या खड़ी हो? ईशान बेटे को भी चाय दो। ज़ीनब बेगम के कहने की देर थी कि वो चाय का कप लेकर ईशान की जाने बढ़ गई थी। ईशान इसे अपने जाने वाला था, जल्दी से अपनी नज़र झुका गया था। वो भी नज़र झुकाए अपने चाय का कप इसकी तरफ बढ़ा रही थी, जब इसके हाथ की उंगली ईशान के हाथ से मिस हुई थी। इसकी उंगलियों के लम्स से ईशान के दिल ने एक बीट मिस की, जबकि मुकाबिल के अंदर एक सनसनी सी दौड़ी थी। उसने बिना सोचे समझे चाय का कप छोड़ दिया, जो कि सीधा मुकाबिल के ऊपर जा गिरा था। गर्म चाय मुकाबिल के 14 तबक रोशन कर गए थे। वो बरक कर उठ पड़ा। I'm so sorry, वो मुझे पता नहीं चला कैसे। सबा को शर्मिंदगी हो रही थी, इसकी वजह से ईशान के ऊपर गरम चाय गिर गई थी। सबा ईशान के कपड़े साफ करने के लिए आगे बढ़ी कि मरीम शाह ने इसे बाजू से पकड़ कर पीछे धक्का दिया। और ये मैट में सबा, अंधी हो क्या नज़र नहीं आता तुम्हें? मेरे बेटे को जला कर रख दिया क्या? यही सब करने के लिए तुमने हमें अपने घर में इनवाइट किया था? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सॉरी मैम, भाड़ में की तुम्हारी सॉरी से क्या मेरा बेटा ठीक हो जाएगा? मरीम शाह की बातों से सबा की आंखों में नवाज नमी छाने लगी थी, जो ईशान ने भी देखी थी। इसे सबा की आंखों में तैरती नमी अच्छी नहीं लगी, तो अपनी माँ को कुछ बोले के लिए मुँह खोला ही था, जब मरीम शाह किसी की भी एक सुने बगैर अपने साले वाइफ निकल गई थी। ज़ीनत बेगम अपनी बेटी की आंखों में नमी देखकर बस अफसोस करती रह गई थी। माजी, आज इसे हॉस्पिटल से आए महीना हो चुका था। इन दिनों में माविया ना तो घर आया था, ना ही ज़ीनब बेगम का हाल अहवाल पूछा था। हाल अहवाल के लिए तो इसलिए करता अगर इसे कुछ फ़र्क पड़ता। इसे तो ज़ीनब बेगम अपनी होने वाली औलाद के जीने मरने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। अहमद साहब ने बहुत ज़िद की कि वो इनके साथ इनके घर चले, लेकिन ज़ीनब बेगम ने इनकी एक ना सुनी। वो वापस अपने घर आना चाहती थी। इन्हें उम्मीद थी कि अपनी औलाद का चेहरा देखकर इनके शोहर का दिल बिगड़ जाएगा और फिर इसकी ज़िंदगी में भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो भी एक खुशहाल घराने की तरह एक ज़िंदगी गुजार सकेंगे। लेकिन इन्हें क्या पता था कि इंसान की खुश ख्वाहिशात तो दूर ही रह जाती हैं। थोड़ी ही देर में वो इस नन्ही सी जान को बेबी कार में सुलाकर खुद फ्रेश होने हुए चली गई थी। कितने दिन में कमरे का दरवाज़ा खोला और वो नन्ही सी जान अपने सामने अपने पापा को देखकर खुश हो जाती। लेकिन वो मासूम ये नहीं जानती थी इसका बाप इनकी खुशियों को एक मिनट में गम में बदल कर रख देगा। मावी की नज़र जैसे ही सामने बेबी कार में लेटी इस एक बच्ची पर पड़ी तो शदीद गुस्से की लहर इसके अंदर दौड़ गई। वो जलाद बिना कुछ भी सोचे बिना आगे बढ़ा और उस मासूम सी जान का गला दबाने लगा। सबा ने रोना स्टार्ट कर दिया तो ज़ीनत बेगम वॉशरूम से भागकर बाहर आई, लेकिन सामने का मंजर देख इसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। वो जल्दी से आगे बढ़ी और माविया को धक्का देकर अपनी बेटी से दूर किया और अपनी बेटी को उठाकर प्यार करने लगी। आप पागल हो गए हैं क्या माविया? कैसे जालिम बाप हैं, अपने ही हाथों से अपनी बेटी की जान ले रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। एक औलाद होने की खुशी दुनिया की सबसे बड़ी खुशी और अनोखी खुशी होती है। आप जैसा जालिम और सफाक इंसान क्या जाने की बेटी होने की खुशी क्या होती है? अरे मैं ही पागल थी जो ये समझ बैठी कि जब आप अपनी बेटी को देखेंगे तो खुश हो जाएंगे, इसे अपने सीने से लगाएंगे, लेकिन यहाँ तो आप इसकी जान लेने के दर पर हैं। लानत है आप जैसी मर्दों पर। मुझे पहले ही पता था तुम भी एक मनहूस औरत हो जिससे मेरी ज़िंदगी में आई हुई हो, मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख दिया और अब एक और अपने जैसी मनहूस को पैदा कर लिया है। 1 महीने में घर से गायब किया रहा, तुम्हारे तो पर ही निकल आए हैं। खैर कोई बात नहीं, तुम जैसी औरतों के पर काटने मुझे अच्छे से आते हैं। मैं माविया रशीद अपने पूरे हौसला में तुम्हें तलाक देता हूँ। अब तुम अपनी इस
मानो उस बेटी की शक्ल देखकर मेरे घर और मेरी ज़िंदगी से दफ़ा हो जाओ। ज़ीनब बेगम के पैरों के नीचे से ज़मीन खींचता कमरे से बाहर चला गया था। ज़ीनब बेगम तो जैसे पत्थर की मूरत बन गई थी। इनके तमाम अल्फाज एकदम से जैसे ख़त्म हो गए थे। इन दो मासूम जानों को 1 मिनट में कुचल कर चला गया था। लेकिन माविया जैसे मर्द ये नहीं जानती थी खुदा की लाठी बेआवाज़ है। अस्सलाम वालेकुम। इन लोगों ने लॉन्च में दाखिल होते ही सबको मुश्तरका सलाम किया था। मरीम शाह तो खुश दिली से सलाम का जवाब देती अपनी बड़ी बहन के गले लगी थी। आप देख लें, अब आपने कितने दिन बाद चक्कर लगाया है। मरीम शाह ने अपनी बड़ी बहन से शिकवा किया था। बस मरियम में टाइम ही नहीं मिला। बस कल जैसे ही माहिर ने मुझे तुम्हारा पैगाम दिया, मैं तुम्हारी तरह दोनों बांचियों के साथ आ गई। रिता, इकरा, तुम दोनों कैसी हो बेटा? हम दोनों ठीक है खाला जानी। आप सुनाए हैं खालू जान, आप कैसे हैं? इकरा अपने खालू जान को सलाम करती और जल्दी से इनके सर पर इनसे प्यार लेती है। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, आप दोनों सुनाएं आपकी स्टडी कैसी जा रही है? बस खालू जान क्या बताएं, चलती जा रही है, लेकिन कुछ पल्ले नहीं पड़ा है। इकरा के कहने पर सब मुस्कुरा दिए थे। आंटी फरा की तरह कहीं पर भी नजर नहीं आ रही थी। उधर नजर घुमाते हुए पूछा था, जी बेटा जी, वो अपने कमरे में होगी। मरीम शाह के कहते ये दोनों इसके कमरे की तरफ भागी थी। मरीम शाह मुलाजमा को मेहमानों के लिए लवाजमा तैयार करने का बोलने किचन की तरफ चलेगी। वो दोनों फरा के कमरे में की तरफ जा रही थी जब अचानक से रिदा इकरा को बोली, तुम जाओ फरा के पास, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। इकरा भी ओके बोलकर आगे बढ़ गई। वो भी अच्छी तरह जानती थी वो कि रिदा किधर जाने वाली है। ईशान शावर लेकर नीचे से हल्का सा ट्राउज़र पहने बाहर निकल आया था। हल्का सा ट्राउज़र क्या होता है वैसे, पता नहीं। वो जाकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा होकर अपने बाल सेट कर रहा था। अचानक से कोई इसकी इजाज़त के बगैर दरवाज़ा खोलकर अंदर आया था। ईशान को जैसे ही अंदर आने वाले शख्स का आँख से आईने में नजर आया। इसके माथे पर सलवटें पड़ गई थी। तुम मेरे कमरे में क्या करने आई हो? और तुम्हारे अंदर इतने भी मैनर्स नहीं है। किसी के कमरे में नौकर के जाते हैं, और मैं किसी और के कमरे में नहीं बल्कि तुम्हारे कमरे में आई हूँ मिस्टर ईशान शाह। अदाए बेनियाजी से जवाब दिया गया था, मैं भी तुम्हारे लिए दूसरों में ही शुमार हूँ, समझी तुम मिस फालतू की चिपकू। मैंने तुम्हें 1000 दफ़ा अपने कमरे में आने से मना किया है, तो फिर तुम्हारे इस नन्हे से दिमाग में मेरी बात क्यों नहीं घुसती? और नहायत ही बेबाकी से इसके पास जाकर खड़ी हो गई, इसके कंधे पर हाथ फेरने लगी। वैसे बगैर शर्ट के काफ़ी हॉट लग रहे हो तुम। ईशान ने इसे बाजू से पकड़कर खुद से दूर धक्का दिया था। जस्ट शट अप रीता, दफ़ा हो जाओ मेरे कमरे से। अगर तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी है तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? हाउ डेयर यू टू टच मी? अगर तुम्हें अगले 1 सेकंड में मेरे कमरे से दफ़ा ना हुई तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। ईशान की आंखों से इस वक्त वहशत टपक रही थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो इस बेबाक लड़की की जान ले ले। बेशक पाक मर्दों के लिए पाक औरतें हैं। ओके मिस्टर ईशान, फ़िलहाल तो मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम ये याद रखना एक ना एक दिन तो मुझे इसी कमरे में है आना, तो मुझे इसी कमरे में है। फिर तुम्हारा ये कमरा, तुम्हारी हर चीज़ मेरी होगी। हाँ, किसी भी भूल में मत रहना मिस रिता। अकबर के यक ईशान शाह कभी भी तुम्हारा होगा ना, आज ना कल ना ही फिर कभी। ये ईशान शाह कभी भी तुम्हारा नहीं होगा। मेरी ज़िंदगी में आने वाली लड़की बाहया होगी और लाखों करोड़ों में एक होगी, ना कि तुम जैसी बेहया। अब तुम यहाँ से अपनी शक्ल गुम कर सकते। इसने जैसे ही अपनी तरफ से बात ख़त्म की थी, मैं भी देखती हूँ बिल्किस में इतनी हिम्मत है कि मेरी जानी रिता अकबर की जगह ले सके। मैं इसकी जान ले लूँगी। वो तो जैसे अपनी होशोवास खो बैठी थी। जस्ट शट अप एंड गेट लॉस्ट फ्रॉम हेयर। वो भी जैसे गुस्से से बेकाबू हुआ था। ईशान के धारने पर वो भी पैर पटकती कमरे से निकल गई और वो खुद को रिलैक्स करने के लिए एक दफ़ा भी शावर लेने चला गया था। थोड़ी देर बाद वो वॉशरूम से बाहर निकला, तैयार होकर कमरे से बाहर निकलता चला गया। वक्त का काम है गुजरना, और वो गुजर जाता है। इसके बाबा को इस दुनिया से रुखसत हुए आज 1 माह हो चुका था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कल की ही बात हो। इसे ऐसा लग रहा था जैसे वो इस हकीकत को तस्लीम नहीं कर पा रही हो, लेकिन इस हकीकत को झुठलाया भी नहीं जा सकता था। यतीम हो चुकी थी। इसके माँ बाप इस दुनिया में से अकेला छोड़कर जा चुके थे। आज इसने एक अटल फैसला किया था, वो अपनी बेटी को मजबूत बनाएगी, बहुत ज़्यादा मजबूत, जो हर किस्म के हालात और मावे जैसे दरिंदों का डर का मुकाबला कर सके, जैसे कोई कमज़ोर समझ कर कुछ लेना, जिसकी वजह से और अहमद इस दुनिया से रुखसत ना हो। इसने सोच लिया था अपनी बेटी को दुनिया की हर खुशियाँ ला कर देगी जिससे कि वो हकदार है, जो शायद इसकी माँ के नसीब में नहीं थी। अपनी बेटी के लिए ऐसा हमसफ़र ढूंढ के लाएगी जो लाखों में एक होगा, इसकी हर ख्वाहिश पूरी करेगा, इसे इज्जत देगा, मान देगा, इस पर जान देता होगा, इसे अपने पलकों पर बिठाएगा। रोते हुए इस माँ के लबों पर इस बस एक ही दुआ थी कि अल्लाह ताला इसकी बेटी के नसीब अच्छे करे। हाल वो लोग जैसे ही कॉलेज में दाखिल हुए, हर जगह चहल कदमी थी। मम्मा आप अपने ऑफिस में जाएं, हम लोग बाकी स्टाफ से मिलकर आते हैं। फ़रा के कहने की देर थी कि मरीम शाह ओके कहते अपने ऑफिस में चली गई थी और इन तीनों ने स्टाफ का रुख किया था। सब स्टाफ से मिलकर वो पास वाली चेयर पर बैठ गई थी जब अचानक ही फ़रा को कुछ याद आया। टीचर साथी, आज वो न्यू टीचर नहीं है, इस वक्त तो आ जाती हैं, बस आने वाली होंगी। इतने में स्टाफ रूम का दरवाज़ा खुला और परी अंदर दाखिल हुई थी। स्टाफ रूम में मौजूद तमाम लोगों को सलाम करके इन पर सलामती भेजी। सबा की नज़र अचानक 3 अनजान लड़कियों पर पड़ी, जिसमें से एक को तो वो पहचान गई थी, बाकी 2 को पहचानने से कासिर थी। फ़रा सबा को देखकर जल्दी से भाग इसके पास आई थी। अस्सलाम वालेकुम मिस सबा, कैसी हैं यहाँ पर? मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। वो काफ़ी एक्साइटेड सी नज़र आ रही थी। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, आप सुनाएं?
मैं तो एकदम फिट-फाट हूँ, वो आप अपनी कज़िन से मिलवाना तो मैं आपको भूल ही गई। आइए मैं अपनी कज़िन से मिलवाती हूँ। सबा का हाथ पकड़ के इसे इकरा और रिदा के पास ले आई थी। सबा ने इन दोनों बहनों को भी खुश दिली से सलाम किया। इकरा ने तो खुले दिल से सबा के सलाम का जवाब दिया, लेकिन रिदा को सबा को कुछ ख़ास अच्छी नहीं लगी थी। वजह सबा का मुकम्मल अबाया और हिजाब में होना था और वो इसे कोई मिडिल क्लास लड़की समझती थी। फ़र्क क्या हो गया, तुम्हें पागल हो गई हो क्या? मैं इसमें ऐसी कौन-सी ख़ास बात है जो तुम मुझे इससे मिलवा रही हो? रिदा ने सर से पैर तक हवाई में मौजूद सबा को देखा और खाला से बोली, रिदा ये तुम कैसी बात कर रही हो? ये खाला के कॉलेज की स्टाफ मेंबर है, तो इनसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो? इकरा को रिदा का अंदाज़ कुछ ख़ास पसंद नहीं आया था, इसलिए बोल पड़ी। फ़रा भी रिदा को घूरियों से नवाज़ रही थी। इसे भी रिदा का सबा से इस तरह बात करना अच्छा नहीं लगा था। मिस सबा प्लीज़ आप रिदा की बातों को दिल पर मत लगाइएगा, ये तो बस ऐसे ही कह रही हैं। फ़रा को डर था कहीं सबा बुरा ही ना मान जाए। कोई बात नहीं फ़रा, मुझे बुरा नहीं लगा। सबा ने बड़े तहम्मुल और सब्र से जवाब दिया था। मिस सबा आप अपना हिजाब तो हटाएं, हमें आपको देखना है, प्लीज़ प्लीज़। आप हमारी प्यारी सी टीचर नहीं हैं, हटा दें। वैसे भी यहाँ मुझे छोड़कर सब ख़वातीन ही हैं। फ़रा की ख़वातीन वाली बात पर इकरा ने इसे एकदम मुँह का रसीद किया, जबकि सबा इसकी बात में मुस्कुरा दी थी। सबा ने फ़रा को ज़िद करता देख अपना हिजाब हटा दिया। हूँ इतनी भी कोई हसीना नहीं होगी जो इससे ऐसे इतना ज़्यादा भाव खा रही है। रिदा एक बार फिर हकारत से बोली, लेकिन जैसे ही सबा ने अपना हिजाब हटाया, फ़रा के साथ साथ रिदा और इकरा भी इसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गई थी। माशाल्लाह मिस सबा आप तो बहुत प्यारी हैं। सबा और इकरा ने फ़रा दिली से सबा की तारीफ़ की थी। फ़रा को भी सबा बहुत प्यारी लगी थी। सबा की इतनी तारीफ़ रिदा से हज़म नहीं हो रही थी और वो जल बुनकर आँख हो गई थी। जब इससे सबा की इतनी तारीफ़ बर्दाश्त नहीं तो बोल पड़ी, चले फ़रा खाला के पास, इनके ऑफ़िस में होकर चले, इनकी क्लासेस का भी टाइम हो रहा था। फिर फ़रा सबा को अल्लाह हाफ़िज़ कहते इन दोनों बहनों के साथ अपनी बहन माँ के ऑफ़िस की जानिब चलती थी। मामा मिस सबा तो बहुत प्यारी हैं। हो ना हो। फ़रा की बात पर मरीम शाह ने बस हंकारी भरा था, कोई इतनी प्यारी नहीं है जो तुम इतनी तारीफ़ें किए जा रही हो। रिदा एक दफ़ा फिर जल बुनकर बोली थी, नहीं रिदा मिस सबा सच कह रही हैं, प्यारी हैं। इकरा ने भी सबा की तारीफ़ों में अपना हिस्सा डाला था। रिदा मुँह के ज़ाविये बिगाड़ते अपने मोबाइल में मसरूफ़ हो गई थी। फ़रा तुम इस वक्त मेरे कमरे में खैरियत तो है? ईशान इस टाइम फ़रा को अपने कमरे में देखकर बोला था। वो वहीं बैठकर ईशान को घूर-घूर कर देखने लगी थी। क्या वैसे क्यों घूर-घूर कर देख रही हो? फ़रा को मुसलसल घूरता पाकर ईशान बोल पड़ा था, कब से चल रहा है ये सब? वो माथे पर करने लाकर इससे सवाल करती है, क्या हुआ, किस बारे में बात कर रही? उसने ना समझी से पूछा। वही मिस्टर ईशान शाह जो आप बताना नहीं चाहते, तुम्हें शर्म नहीं आती? बड़े भाई को अपने नाम से बुलाते हुए और बड़े भाई को शर्म नहीं आती? छोटी बहन से सब कुछ छुपाते हुए? मेरी जान ऐसी कोई भी बात नहीं है। मोहब्बत से बहन के माथे पर बोसा देकर बोला। अच्छा जी, अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर स्टाफ रूम में बैठ के इतना मुस्कुराया क्यों जा रहा था? वो भी इसकी बहन थी, कहाँ इतनी जल्दी टलने वाली थी? नहीं, मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानती, समझे आप? अब आप प्यार से बताना पसंद करेंगे या फिर मैं ढिंढोरा पीटूँ सबके सामने? ओके यार, बता रहा हूँ, ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है और मुझे अच्छी लगती है बस। कौन भाई वो? फ़रा समझ तो गई थी, लेकिन इस सब जानबूझ के चेहरे थी। ईशान से घूरा था। भाई अब घूरना बंद कर, बताया मैं सबा की बात कर रहा हूँ। वो जानता था फ़रा इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी, इसलिए फ़र से नाम ले लिया। याहू भाई मैं सबा, मुझे बहुत पसंद है। मैं बस आप तो वही मेरी भाभी बनेगी इंशाल्लाह। दोनों भाइयों ने दिल में एक ज़ुबान पर कहा था, लेकिन शायद वो इस बात से जानते कि अक्सर हम जैसा सोचते हैं वैसा हो ज़रूरी नहीं वैसा ही हो। और वैसे भी प्यार तो इंसान के बड़े ही कड़े-कड़े इम्तिहान लेता है। ईशान, मैं आज तुमसे बहुत ज़रूरी बात करने आई हूँ, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। जी मामा बोले। वो मुकम्मल अपनी माँ की तरफ मुतवज्जा हो गया था। बेटा आपकी खाला जान हमारे घर आना चाह रही हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है मामा? वो पहले भी तो आती रहती हैं और मैंने इन्हें कब मना किया है वो हमारे घर ना आए? अपनी तरफ से इसे जो भी समझ में आया माँ को जवाब दे दिया था। ईशान तो मेरी बात को समझ नहीं रहे। इस दफ़ा वो किसी ख़ास मकसद के लिए आना चाह रही हैं। ऐसा कौन सा ख़ास मकसद है मामा जिसके लिए वो आना चाह रही हैं? इसने ना समझी से अपनी माँ को देखा था। तुम्हारी खाला फ़रा माहिर तुम्हारे और रिदा के रिश्ते के लिए आना चाह रही है। मरीम शाह ने तो जैसे इसके सर पर बम फोड़ा था। वो एक झटके से सीधा होकर बैठ गया और हैरानगी से अपनी माँ की तरफ देखा था। मामा ये आप क्या कह रही हैं? मेरी शादी वो भी इस रिदा से हो ही नहीं सकता। नो नेवर, आप इस बारे में सोचिए कभी मत। मैं कभी भी रिदा से शादी नहीं करूँगा और मैं ये बात इससे भी साफ लफ्ज़ों में समझा चुका हूँ। लगता है इसने खाला को अभी तक बताया नहीं। कोई बात नहीं, अब मैं कॉल करके बता दूँगा। क्यों ईशान, आखिर क्या कमी है इसमें? ये बात तो हम बचपन में ही तय कर चुके थे, तो अब तुम्हें क्या मसला है? मैं यहाँ तुमसे तुम्हारी राय लेने नहीं बल्कि बताने आई हूँ। वो भी थोड़े गुस्से से बोली थी। मामा मुझे फ़रा और माहिर के रिश्ते से कोई इतराज़ नहीं है, क्योंकि माहिर एक बहुत अच्छा लड़का है, वो हमारी फ़रा को खुश रखेगा। लेकिन मेरी और रिदा की शादी का भूल जाएं आप और अपनी बहन को मना कर दें। रिदा के साथ मेरी ज़िंदगी बस बर्बाद होकर रह जाएगी। मैं ये शादी नहीं करना चाहता, ना ही मैंने इसके बारे में कभी ऐसा सोचा है। मामा हम दोनों के ख्यालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो हम कैसे एक साथ सारी ज़िंदगी गुजार सकते हैं? हमारी मैरिड लाइफ कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगी। सो प्लीज़ मामा आप इस रिश्ते के लिए मना कर दें। अपनी तरफ से इसने अपनी माँ को काफ़ी दलीलें पेश की, जिसका इन पर कुछ ख़ास असर नहीं हुआ था। देखो ईशान,
बेटा, निकाह के 2 बोलों में बड़ी ताकत होती है। जब तुम दोनों का निकाह जैसे पाक बंधन में बंध जाओगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और रिता भी मुझे उम्मीद है तुम्हारा साथ पाकर बदल जाएगी। तुम जैसी चाहोगे वो वैसी बन जाएगी। नहीं मामा, रिता की हड्डी बदलने में अड्डी नहीं है, वो कभी नहीं बदलेगी। तुम मेरी बातों पर गौर करना और याद रखना, रिता ही मेरी बहू और तुम्हारी बीवी बनेगी। उन्होंने बेटे को समझाने के साथ धमकी दिए डाली थी। वो पीछे मामा मामा करता रह गया, लेकिन वो इसकी सुने बगैर वहाँ से निकल गई थी। मैं कम इन मैम जी। वो जो बच्चों को कुछ समझाने में बुरी तरह मसरूफ थे, एकदम से सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा जहाँ फरा खड़ी अंदर आने की इजाज़त मांग रही थी। अरे फरा, आजा, तुम्हें इजाज़त देने की क्या ज़रूरत है? क्यों ज़रूरत नहीं है भाई? आखिर मैंने स्नान की भी कोई चीज़ होती है। मैं कोई गंदी बच्ची थोड़ी हूँ ना जो मुँह उठाकर चली आऊँ। इसकी बात सुनकर सबा मुस्कुरा दी थी। अपनी चेयर से उठकर इसके गले लग गई। सबा ने इसे चेयर पर बैठने का बोला। फिर क्या सबा के कहने की देर थी कि वो जल्दी से कुर्सी पर बैठ गई, अपनी ज़ुबान की जौहर दिखाने लगी। मैं स्पेशल आपको इन्वाइट करने आई हूँ। कल मेरा बर्थडे है और आपने ज़रूर आना है। कोई बहाना नहीं चलेगा, ना ही मैं सुनूंगी। थैंक यू फरा, मुझे इतने प्यार और मोहब्बत से इन्वाइट करने के लिए, लेकिन मैं कभी नहीं भी ऐसे किसी के घर में नहीं गई पार्टी वगैरह में। तो फिर क्या हुआ? मैं तो आपके लिए ख़ास हूँ ना, और वैसे भी आप मेरा हुक्म नहीं टाल सकती, इसलिए मेरे घर तो आप आ ही सकती है ना। चले, मेरा घर नहीं तो अपना घर ही समझ कर आ जाए। मुझे उम्मीद है आपको अपने घर आकर अच्छा लगेगा। फराह जब बोलने पर आई तो बोलती चली गई और सबा हैरान खड़ी इसे देख रही थी। अगर इस वक्त ईशान यहाँ होता तो पक्का फराह का मुंह बंद करने के लिए इसके मुंह पर टेप लगा देता। ये क्या बोल रही हो फराह? अपना घर, अपना घर वगैरह वगैरह। फराह को जल्दी से अपनी गलती का एहसास हुआ। जल्दी में कुछ ज़्यादा ही बोल गई थी। मेरा मतलब है मिस सबा, मेरी मामा भी आपकी मामा की उम्र की हैं और मेरी मामा भी तो आपकी उम्र मामा की जैसी हैं। वैसे भी माएँ तो सबकी साझी होती हैं, इसलिए मेरी मामा भी आपके लिए अपनी मामा जैसी हुई ना। इनका घर भी आपका घर ही हुआ ना, इसलिए बोला सब। फराह ने जल्दी से बात संभाली, वरना आज इसके भाई का रिश्ता जुड़ने के बजाय पक्का टूट जाना था। और वैसे भी मैं आपकी छोटी बहन हूँ ना, इसलिए इसने सबा की हामी लेना भी ज़रूरी समझा। जी बिल्कुल, तो मेरी छोटी बहन जैसी हो। सबा इसके गाल खींचते हुए बोली थी। फराह शायद इसे इमोशनल ब्लैकमेल करने के डर पर थी। समझती हैं तो फिर क्या अपनी बहन की बर्थडे पार्टी में ना आकर इसे उदास करेंगी क्या? अरे नहीं फराह, मैं अपनी बहन को उदास करने का सोच भी नहीं सकती। तो बस फिर आपको हर हाल में मेरी बर्थडे पार्टी में आना है और मुझे अपना मोबाइल नंबर भी दे दे ताकि मैं खुद आपकी मामा से इजाज़त ले सकूँ। सबा ने जल्दी से अपना नंबर दे दिया और फिर दोनों कुछ देर इधर उधर की बातें की और फिर फराह से अल्लाह हाफिज़ कहती वहाँ से चली गई। ईशान बेटा, सब मेहमान आ चुके हैं, लेकिन बर्थडे गर्ल का कुछ अता पता नहीं है। जाओ जाकर देखो कहाँ रह गई है वो। पता नहीं अभी तक रेडी हुई भी है ये नहीं। सदाम साहब ईशान से बोले थे। बाबा मैं गया था इसके पास, वो रेडी है, बस कह रही है कि थोड़ी देर तक आ जाएगी। चलो फिर हम सब लोग तैयार हैं, गेस्ट के पास चल जाते हैं। कहते साथ ही सदाम साहब बीवी और बेटे को लेकर बाहर के लॉन की जाने चले गए थे, जहाँ पार्टी की तमाम अरेंजमेंट की गई थी। ईशान के लॉन में आते ही रिदा की नज़रें इस पर जम गई थी, जो वहाँ मौजूद सब लोगों में बहुत नुमाया लग रही थी और वह तमाम तर शर्म बलाए ताक रखते हुए बस इसे घूरे जा रही थी। लेकिन वहाँ परवाह किसे थी? वो तो बस इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। ईशान बेचैनी से बार बार गेट की तरफ देख रहा था, जो कि रिता ने भी नोट किया था। इसे जब ये बात बर्दाश्त नहीं की, ईशान इसे इग्नोर कर रहा तो जल्दी से उठकर इसके पास आ गई। क्या बात है मिस्टर हैंडसम, आज तो कैमरा ढा रहे हो? रिता को देखते ही ईशान का हलक तक कड़वा हो गया था। इसकी बात सुनकर ईशान अंदर तक सिरक कर रह गया था। अपना मूड खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए इसकी बात का कोई जवाब दिए बगैर इसे इग्नोर कर दिया। इसे तो बस अपनी सबा का इंतजार था। बस इसकी आंखें इस वक्त सबा का दीदार करना चाहती थी। वो तरस रहा था इसे देखने के लिए। आखिरकार इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और वो इसे गेट से अंदर आती हुई दिखाई दी थी। पिंक कलर के बाई के साथ पिंक कलर के हिजाब में वो मतलाशी नज़रों से इसे इधर उधर देख रही थी। जाओ इकरा, मामा के कॉलेज की टीचर्स आई हैं, इसे अंदर लेकर आओ। ईशान की बात सुनते ही इकरा गेट की जाने बढ़ गई थी, जहाँ सबा खड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? काफ़ी देर कर दी आपने आने में, टीचर्स कब से आपका पूछ रही हैं। इसने जल्दी से सबा को गले लगाया था और ले जाकर बाकी टीचर की जाने बढ़ गई, जहाँ वो सब बैठी थी। सब टीचर से मिलने के बाद वो भी इनके साथ बैठ गई थी। मिस सबा, कम अज़ कम आज के दिन तो आप ये तंबू ना पहन कर आती। मेरी बेटी की बर्थडे पार्टी थी, लोग क्या सोचेंगे? कैसे कैसे लोगों को हमने पार्टी में इन्वाइट किया हुआ है। मरीम शाह ने सबा को हमेशा वाले हुलिया में देखते हुए ना आओ देखा ना आता हो और सबा को सुनाना शुरू कर दी। अब देखो इन सब लोगों में तुम कितनी अजीब लग रही हो। प्लीज़ मिस सबा, आप ये उतार दे, थोड़ी देर की ही तो बात है। मरीम शाह के कहने के साथ बाकी स्टाफ ने भी इसे कहने लगा था। कोई बात नहीं मिस सबा, यहाँ सब अपने ही हैं और ज़्यादा रश भी नहीं है, आप अबाया उतार सकती हैं। मरीम शाह चेहरे पर मुस्कुराहट से समझाने की कोशिश करती, क्योंकि इर्द गिर्द के लोग ही नहीं देख रहे थे। मैम वो सब आपके अपने हैं, मेरे लिए तो गैर ही हैं ना। इन सब से बढ़कर नामहरम तो हैं। मैं कैसे अपना बाया और हिजाब उतार सकती हूँ? अगर पार्टी में तमाम ख़वातीन होती तो मैं ज़रूर उतार देती, लेकिन माफ़ कीजिएगा यहाँ मर्द हज़रात भी मौजूद हैं। सबा का यूँ जवाब देना मरीम शाह को अच्छा न लगा तो बोल पड़ी, तुम जैसे लोगों को पार्टी में इन्वाइट ही नहीं करना चाहिए था। पर अभी ना समझी है। मरीम शाह की बात सुनकर सबा की आंखों में नमी तैरने लगी। ईशान प्लीज़ तुम जल्दी से इधर आओ। सबा का यूँ बाया में आना मैम को अच्छा नहीं लगा और सब वो स्टाफ के सामने उनकी इंसल्ट किए जा रही हैं। साथी को जब बात बढ़ती हुई नजर आई तो जल्दी से ईशान का मैसेज कर लिख कर टाइप किया था। ईशान जब वहाँ आया तो सबा की आंखों में नमी तैर रही थी। उसकी आंखों में नमी देखकर
तड़प गया था। हेलो लेडीज़, कैसी हैं आप और यहाँ क्या हो रहा है? ईशान ने माहौल को थोड़ा ठंडा करना चाहा। कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद लोगों को समझा रही थी, लेकिन शायद वो समझना ही नहीं चाहते। पता नहीं कहाँ से उठ कर आ जाते हैं ऐसे जाहिल लोग। अल्लाह ही बचाए ऐसे जाहिल लोगों से। मरीम सबा को नागवार नज़रों से घूरते हुए बोली थी, सॉरी मैम, मैं अपने बड़ों की बहुत इज़्ज़त करती हूँ। मैं आपको ये सब बोलना नहीं चाहती, लेकिन अब बोलना ज़रूरी है मैम। इस दुनिया में तो अल्लाह पाक आपको हम जैसे जाहिल लोगों से बचा ले, लेकिन जहन्नुम की सख्त आग से कौन बचाएगा? ये पर्दा ही है जो हम जैसे लोगों को बचाएगा जहन्नुम की सख्त आग से। अब तो मेरे आगे ज़ुबान दराज़ी करोगी? मरीम शाह गुस्से से बोली थी। मर्द आंखें नीचे नहीं करना चाहता, औरत पर्दे को जहालत समझती है, मगर तलाश दोनों को इज़्ज़त और एहतराम की है। सबक यूँ सब स्टाफ के सामने मरीम शाह को पलट कर जवाब देना अंदर तक से लगा गया था, लेकिन यहाँ मौजूद 3 नफूस इसकी बातों से बहुत इंस्पायर हुए थे। ईशान, सद्दाम साहब और सादिया, तुम जैसे लोगों को तो पार्टी से धक्के देकर निकाल देना चाहिए। मरीम शाह गुस्से से बोली थी। सबा की तरफ बढ़ गई, लेकिन इससे पहले ही वो इस तक पहुंची। ईशान जल्दी से जाकर इनके आगे खड़ा हो गया था। मामा, वो देखिए गुड़िया आ गई है। मरीम शाह की नज़र जैसे ही फराह की जानिब उठी, वो गुस्से से लाल पीली हो गई थी, क्योंकि फराह भी सबा की तरह मैरून फ्राक टाइप अबाया पहने और हिजाब को अच्छी तरह से सेट किए हुए छोटे छोटे कदम उठाती नीचे की जानिब आ रही थी। सबा ने गर्व किया हुआ था, जबकि फराह ने हल्का हल्का सा मेकअप किया हुआ था और चेहरा कल से आ रही था। फराह को ऐसी ड्रेसिंग में देखकर हैरान तो सद्दाम साहब परेशान भी हुए थे, लेकिन फिर अचानक ईशान को रात को अपने नंबर पर आने वाला मैसेज याद आया था। सुबह आपके लिए एक और सरप्राइज़ है माय हस्बैंड ब्रो, हैंडसम ब्रो। और ओ तो ये था मेरी चुड़ैल का सरप्राइज़। मामा, पापा, भाई, मैं कैसी लग रही हूँ? उसने नीचे आते सबसे पूछा था। माशाल्लाह, हमारी गुड़िया तो बहुत प्यारी लग रही है। सद्दाम साहब और ईशान बोले थे। ये तुमने कौन सी फजूल किस्म की ड्रेसिंग की हुई है? वो ड्रेस कहाँ है जो मैंने तुम्हारे लिए पार्टी के लिए लेकर आई थी? मरियम शाह दबे दबे गुस्से में बोली थी। पहले वो जैसे ड्रेसिंग के लिए सबा को डांट रही थी, अब वैसे ही इनकी बेटी की आगे थी। इन्हें बाकी के स्टाफ के सामने शर्मिंदगी हो रही थी। मामा, इतना तो अच्छा है, मैं सबा भी तो पहनती हैं, मुझे अच्छा लगा तो मैंने भी पहन लिया। ये आजकल जो तुम फजूल लोगों से मिल रही हो ना, इसी का असर है। मरीम शाह सबा की तरफ देकर तंज़ अंदाज में बोली थी। हो वाह मिस सबा, आप भी आ गई हैं, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही हैं आप। फ़रह जल्दी से मेरे सबा के गले लग के बोली थी, तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह, अल्लाह बुरी नज़र से बचाए। सबा को वाकई ही फ़रह अबाया में बहुत खूबसूरत और मासूम लगी थी। तुम्हारे अंदर शर्म नाम की चीज़ नहीं है, अभी तक गई नहीं हो यहाँ, मुँह उठा के खड़ी है। मरीम शाह सबा को हंसता देकर बोली थी। सबा की मुस्कुराहट एक ही मिनट में सिमटी थी। मामा, मैं भी तो इन जैसी ड्रेसिंग में हूँ, तो क्या आप मुझे भी घर से निकाल दोगी? ये क्या बोल रही हो तुम, और कितनी ज़्यादा बदतमीज़ होती जा रही हो। ठीक ही तो बोल रही है हमारी गुड़िया। बेगम साहिबा, इस लिहाज से तो इन्हें भी घर निकल जाना चाहिए अब घर से। अब आप दोनों बाप बेटी इतने लोगों के सामने मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। मरीम शाह ने शिकायती नज़र से देखा था। अभी कुछ लोग बाकी हैं जो अच्छा सोच सकते हैं। खैर छोड़ो इन सब बातों को और चले, सब मेहमान हमारा इंतज़ार कर रहे हैं होंगे। साथ ही सद्दाम फराह का हाथ पकड़कर मेहमानों की जाने बढ़ गए थे। ईशान को अपनी उन्होंने आंखों के इशारे से कुछ भी कहने से बाज रखने का इशारा किया था। वो जो बेसब्री से इसका इंतज़ार कर रहा था, इसे सद्दाम साहब के साथ आता देखकर अपनी जगह से फ्रीज़ हो गया था। फराह को देखकर इसकी आंखों में सताइश से उतरी थी, क्योंकि वो लग ही इतनी प्यारी रही थी। भाई मुँह बंद कर लें, आप की ही है। इकरा ने भाई को छेड़ना अपना फ़र्ज़ समझा था, जबकि पास बैठी रिदा को उनकी बातों से कोई लेना देना नहीं था। इसकी नज़र में तो बस ईशान पे ही टिकी हुई थी। ईशान को इसकी नज़रें से उलझन हो रही थी। मैं साथिया, वो जो थोड़ी देर पहले ही वहीं खड़े बोल रहे थे, वो फराह के पापा हैं ना? यस माय डियर, वो मेरे पापा जानी हैं ही हैं। आइए मैं आपको इनसे मिलवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अंकल। सबा ने जाते साथ ही सद्दाम साहब को सलाम किया था। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हैं आप? सद्दाम साहब ने इसके सर पर प्यार से हाथ फेरा। मैं ठीक हूँ अंकल, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सद्दाम साहब ने जब गौर से भाई में मौजूद इस प्यारी सी लड़की को देखा, उन्हें अपने बेटे की पसंद पर फख्र महसूस हो रहा था। उनके दिल से शिद्दत से दुआ निकली कि ये हीरा अल्लाह इसके बेटे के नसीब में कर दे। मरियम शाह भी गुस्से से सबा को देख रही थी। फरा बेटा, अब सबा बेटा के साथ ही रहना, ये पहली दफ़ा हमारे घर आई हैं, जाओ शाबाश पार्टी एंजॉय करो। वो डरी नज़रों से मरियम शाह की तरफ देख रही थी। सद्दाम साहब की आंखों में डर देख चुके थे। वहाँ से हटते ही सबा को खुद पर किसी की नज़रों का एहसास हुआ, तो इसने जल्दी से इधर उधर देखा, लेकिन सब पार्टी में मसरूफ़ थे, कोई इनके जाने में तवज्जो नहीं था। वो थोड़ा रिलैक्स हो कि बस कर दो यार, क्या आंखों से निकलने का इरादा है। वो बेचारी परेशान होकर इधर उधर देख रही है कि कौन है जो इससे नज़रों से ही खा जाने का इरादा रखता है। वो जो दुनिया जहाँ बुलाए अपनी आंखों की प्यास बुझा रहा था। माहिर ने इसकी टांग खींचना ज़रूरी समझा और खींच कर सबा के सामने ले गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं अम्मी सबा? मैं माहिर, फ़राह और ईशान का कज़न, शायद आपको याद हो। माहिर ने अपना तारुफ़ कराया। वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी जी मुझे याद है, सबा ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया था। दो लड़कों के बीच इस बेचारी की आवाज़ कहाँ निकलनी थी, और वो तो बस दीवाना वारे बस इस परी को तक रहा था जो आज सीधा इसके दिल में उतर रही थी, और वो उनको की तरह अपनी लव देती नज़रें काढ़े से खड़ा था। सबा को इसकी ये नज़रें अजीब लग रही थी, अजीब सा एहसास दे रही थी और बेचारी को उड़ा रही थी। फ़राह माहिर को अपना
कहकर रोकना दुनिया का मुश्किल तरीन काम लग रहा था। नींद की ऐसी हालत पर तरस भी आ रहा था। फरा से जब बर्दाश्त ना हुआ तो बोल पड़ी, भाई ऐसे क्या देख रहे हैं? आपने मेरी बहन को नजर लगानी है क्या? और कितनी बुरी बात है, आपने मेरी बहन को सलाम भी नहीं किया। ईशान जो सबक को किसी और ही दुनिया की सैर करवा रहा था, शर्मिंदा सा हो गया और अंदर ही अंदर अपनी हालत पर करने लगा। कैसी हैं मिस सबा आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? इसने खुद को कंपोज करते बड़ी मुश्किल से पूछा था। जी अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ईशान की बात पर दोनों की नज़रों का जाविया मिला, लेकिन जल्द ही दोनों ने अपनी नज़रें बदल ली थी। फरा चले सबा ईशान की नज़र से बचने के लिए फरा ने वहाँ से लेकर दोबारा स्टाफ की तरफ चल पड़ी थी। रिदा को सब नज़र आ रहा था। ईशान का सबा को गर्म नज़रों से घूरना, सबा का गुलाबी पड़ता चेहरा, सर झुकी हुई कांपती पलकें, सब कुछ चीख चीख कर गवाही दे रही थी कि दाल में कुछ काला है या फिर सारी दाल ही काली है। वही रुक जाओ मिस्टर ईशान शाह। हाल में मरियम शाह की आवाज़ गूंजी थी। क्यों मामा, ये मेरा भी घर है, मैं भी आपका बेटा हूँ। रिदा के मुंह पर तंजिया मुस्कुराहट देखकर मरियम शाह की बातों को इग्नोर करता घर के अंदर दाखिल हुआ था। इसे जिस चीज़ का डर था वही हुआ था। रिदा ने अपनी तरफ से चिकनी चपड़ी बातें सुनाकर मरियम शाह को ईशान और सबा के खिलाफ कर दिया था। रिदा के चेहरे के तासुरात बता रहे तो सब कुछ बता चुकी है। चलो तुम अंदर आ ही हो तो मेरे सवालों के जवाब दो। क्या जो रिदा ने कहा है वो सब सच है? मरियम शाह ईशान से सवाल कर रही थी। मामा आप इधर आकर बैठे, मैं आपको सब सच बताता हूँ, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि रिदा के मुँह से जो भी निकला होगा सब झूठ ही होगा। मुझे कहीं पर भी नहीं बैठना, तुम बस मेरे सवालों का हाँ या ना में जवाब दो। आप इसके पास सबके सामने अपनी मोहब्बत का इकरार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रही हूँ। मिस्टर ईशान शाह अपनी माँ के मुंह से अपना पूरा नाम सुनकर से मामला काफ़ी संगीन लगा था। मामा मैं सबा से जुनूनियत की हद तक मोहब्बत करता हूँ, मेरी पाक मोहब्बत है मामा। मुझे नहीं पता मामा कब और कब कैसे मुझे इनसे पहली नज़र में मोहब्बत हो गई। अपने बेटे के मुंह से मोहब्बत का इकरार सुनकर जहाँ सदाम साहब मुस्कुराए थे, वहीं हाल में थप्पड़ की आवाज़ गूंजी थी। अपनी गाल पर हाथ रखकर हैरान नज़र से अपनी माँ की तरफ देख रहा था, जैसे सच्ची में यकीन करना चाह रहा कि इसी की माँ ने इसे थप्पड़ मारा है, जैसे बचपन से लेकर आज तक अपने बेटे पर खरोच में नहीं आने दी थी। एक तो गलती करते हो, दूसरा बेशर्मों की तरह हम सबके सामने अपनी मोहब्बत का इकरार करते फिरे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें मिस्टर ईशान शाह। मुझे तुम्हें अपने बेटा कहते हुए शर्म आ रही है। वाह मामा, आपकी भांजी मुझसे दो नंबरी मोहब्बत करे तो ठीक, अगर मैं मोहब्बत करूँ तो वो गलती होगी मामा। अच्छा मैंने बता ही दिया, आपके लिए हम नहीं आपकी बहन और इसकी बेटियां ज़्यादा ज़रूरी हैं। आपके लिए अपनी औलाद की खुशी से ज़्यादा अपनी भांजी की खुशी मायने रखती है। मुझे पता है ईशान तुम इस वक्त गुस्से में हो और गुस्से में इंसान कुछ भी बोल जाता है। मुझे उम्मीद है तुम्हें बहुत जल्द अपनी गलती का एहसास होगा, लेकिन तुम मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम्हारी बीवी और मेरी बहू रिदा ही बनेगी। रिदा के अलावा हर लड़की का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो तो बेहतर है। इससे 2% की बेशर्म बेहया लड़की तो बिल्कुल भी नहीं। स्टॉप दिस मामा, मैं सबा के बारे में ऐसे अल्फाज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। ना ही वो बेशर्म है, ना ही बेहया। अलबत्ता ये सब आपकी भांजी के बारे में कहा जाए तो गलत ना होगा। गैरतदार और बाहया लड़कियाँ ये उम्मीद लड़कों को अपनी दांव से नहीं बसाती। सिर्फ अबाया और हिजाब ओढ़ने से वो कोई बाहया लड़की नहीं बन गई। मुझे तो वो लड़की शुरू से ही पसंद नहीं थी। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती वो लड़की जो हमेशा बाया और हिजाब में हो, किसी की तरफ नज़र उठाकर ना देखा हो, ना ही किसी से ज़्यादा बातचीत करती हो, वो लड़की कैसे निकलेगी? कोई और नहीं मिला तो मेरे बेटे को ही अपने जाल में फंसा रही है। मुझे पता है इसने सब पैसों के लिए किया है, तो चलो ईशान से जितने पैसे चाहिए दे आओ। मुझे उम्मीद है वो पैसे लेने के बाद तुम्हारी ज़िंदगी से दफ़ा हो जाएगी और किसी नई जगह मुँह मारेगी। मामा आप जब सबा के बारे में कुछ नहीं जानती तो इसके बारे में इतने गंदे और बुरे अल्फाज क्यों इस्तेमाल करी हैं? मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ, आप अपनी सबा के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें। मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। क्यों बर्दाश्त नहीं करोगे? क्यों बर्दाश्त नहीं करोगे? अगर ऐसे लोगों से मोहब्बत कर सकते हो तो इनकी औकात सुनने की हिम्मत भी रखो अपने अंदर। मामा मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, इससे अपनी इज़्ज़त बनाना चाहता हूँ। सबा की इंसल्ट के करके आप मेरी इंसल्ट कर रही हैं। और हाँ, यहाँ पर मौजूद सब लोग मेरी एक बात कान खोल कर सुन लें। मैं शादी करूँगा तो सबा से ही, इसके अलावा मैं मर जाऊँगा, लेकिन किसी से शादी नहीं करूँगा। सबा नहीं तो कोई भी नहीं। वो गुस्से से पास से बड़े सोफे को ठोकर मारता जैसे आता वैसे वहाँ पे चला गया था। वो गुस्से में घर से निकल गया था। गाड़ी में बैठ के उसने फुल स्पीड कर दी थी। एक माँ की तरफ से ये सब और दूसरा सबा के कहे के अल्फाज जिसे किसी भी तरह सुकून नहीं लेने दे रहे थे। आखिर क्यों आप लोगों ने ये सब मेरे साथ किया? मैंने आप दोनों को खुद से भी ज़्यादा बढ़कर चाहा और आप दोनों ने ये सब किया। आंसू इसकी आंखों से रवानगी से के साथ बह रहे थे। बेगम साहिबा, अनचाहे रिश्ते कभी भी देर पा नहीं होते। इनका अंजाम इन रिश्तों का ख़त्म होना ही होता है। बाद में इन टूटे हुए रिश्तों का शोक मनाने से बेहतर है पहले ही सोच समझ कर फैसला किया जाए। जिन लोगों ने एक साथ ज़िंदगी गुजारनी है ये फैसला भी इन्हें करने दिया जाए। माना कि बड़ों के फैसले ठीक होते हैं, लेकिन अक्सर वो भी गलत फैसला कर जाते हैं और इनके फैसले बाद में भुगतने इनकी औलाद को पड़ते हैं। सच कहूँ तो मुझे भी आपकी ये वाली भांजी ज़रा भी पसंद नहीं है। इसके बारे में मेरे बेटे ने जो भी कहा सब ठीक कहा है। जो लड़की मेरे बुजुर्ग होने का ख्याल नहीं रखती, मुझसे सीधे मुँह बात नहीं करती, क्या गारंटी है कि ये शादी के बाद हमारा ख्याल रखेगी? अगर वो आपसे इज़्ज़त और तमीज़ से बात करती है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए कि आप ही हैं जो इसका और ईशान का रिश्ता करवा सकती हैं। इसलिए मैं आपको बार-बार समझा रहा हूँ कि ज़बरदस्ती के
रिश्ते ज़्यादा देर तक नहीं चल सकते, इनकी कोई मियाद नहीं होती और मैं अपने बेटे को किसी भी ज़बरदस्ती के रिश्ते में बंधने नहीं दूँगा और मैं एक हीरे और कीड़े की पहचान अच्छे से कर सकता हूँ। मुझे अपने बेटे पर फ़ख्र है कि इसने अपने लिए एक हीरे को चुना है और जिस बच्चे के ऊपर आपने ये सब इतने गंदे इल्ज़ामात लगाए हैं, इतने गंदे अल्क़ाबात से नवाज़ा है, बच्ची बेकसूर है। इसे इन सब बातों का इल्म नहीं है, वो इन सब बातों से बेखबर है कि आपका बेटा इसे पसंद करता है, इसे शादी करना चाहता है, इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता है और इन दोनों के दरमियान अफ़ेयर जैसा भी कुछ नहीं है, जैसा आप समझ रही हैं, ये आपको समझाया गया है। सद्दाम साहब ने एक ज़बरदस्ती घूंटी से रिदा को नवाज़ा जो कि अपनी इतनी तौहीन पर नज़र झुकाए खड़ी थी। ईशान तो सीधा निकाह जैसा पाक और मज़बूत बंधन चाहता था, कोई वक्त गुज़ारी या अफ़ेयर नहीं। और एक और बात आप कान खोल कर सुन लें सबा, भी ऐसी नहीं है। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ या इसकी खुशियों के बीच आई तो मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। मेरे बेटे की शादी इसकी पसंद की लड़की से ही होगी और ये मेरा ईशान के बाप का आखिरी फैसला है। सद्दाम साहब अपना फैसला सुनाते खुद भी वहाँ से चले गए थे जब कि मरियम शाह वहीं साकित खड़ी थी। मामा पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, भाई के और मिस सबा के दरमियान अफेयर जैसा कुछ भी नहीं है। आपने और आपकी भांजी ने फिर भी मिस सबा को बहुत बुरा भला कहा, इन्हें कितना हर्ट किया है। एक पाक दामन औरत की इज्जत को पामाल किया। मामा भाई के पास तो मिस सबा का नंबर तक भी नहीं, और पता है एक दिन मैंने भाई को मिस सबा का नंबर ला कर दिया तो मुझ पर गुस्सा होने लगे कि मुझे डांटने लगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। भाई ने मोबाइल नंबर होने के बावजूद भी एक दफ़ा भी मिस सबा से रब्ता करने की कोशिश नहीं की, ना ही इसे बताया। आप प्लीज़ मेरे भाई की खुशियों के बीच ना आए, वरना मैं भी भाई की तरह आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। कहते साथ ही वो भी अपनी माँ को लाश में साके छोड़कर अपने कमरे में भाग गई थी। मरीम, ये तुम्हारे घर का मामला है, तुम सोच समझ कर अच्छे से फैसला करना, वरना ये ना हो कि तुम्हारे बच्चे तुमसे दूर हो जाए। मैंने तुम्हारे दोनों बच्चों के चेहरों पर तुम्हारे लिए गुस्सा देखा है। अगर तुम्हें लग रहा है कि ईशान और रिदा की शादी ना हुई तो फ़रा और माहिर की भी नहीं होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ़रा सिर्फ़ और सिर्फ माहिर की दुल्हन बनेगी। जो लड़की अपने भाई के लिए लड़ सकती है वो आने वाले वक्त पर मेरे बेटे के लिए भी लड़ जाएगी, हमेशा इसके साथ रहेगी। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं भी अपने बेटे के लिए एक हीरा लेकर जा रही हूँ। उन्होंने अपनी छोटी बहन को समझाना चाहा था, मामा ये आप क्या कह रही हैं, ईशान सिर्फ और सिर्फ मेरा है, इसकी शादी मुझसे ही होगी और किसी से नहीं होगी। अपनी बकवास बंद करो, ज़ुबान को लगाम दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इकरा जाओ, इसे यहाँ से ले जाओ, जाकर गाड़ी में बिठाओ, मैं अभी आती हूँ थोड़ी देर में। वो बेटी को कहते हुए साथ ही फिर से अपनी छोटी बहन की तरफ मतवज्जा हुई थी। अभी आपने देखा मेरा ईशान मुझसे चिल्लाकर ऊंची आवाज़ में बात कर रहा था। अचानक से मरियम का सकता टूटा और बोल पड़ी थी, देखो मरियम, तुमने जिन अल्फाज इस लड़के को मुखातिब किया था, जिन अलकाबात से इसे नवाजा था, कोई भी गैरतमंद मर्द अपनी इज्जत, अपनी मोहब्बत के बारे में ऐसी बातें हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारा ईशान कैसे कर सकता है? वो तो लाखों में एक रिश्ते की पहचान है और इससे वो अच्छी तरह जानता है कि कैसे रिश्तों को संभाल कर रखना है और इन्हें इज़्ज़त देनी है। तुम अच्छी तरह सोच समझ कर ठंडे दिमाग से फैसला करना, जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत कर जाना जो तुम्हारा ये जन्नत जैसा घर तबाह और बर्बाद करके रख जाए। तुम अच्छी तरह जानती हो कि अगर एक दफ़ा रिश्ते बिखर जाएँ, टूट जाएँ तो उन्हें संभालना कितना मुश्किल होता है। और मेरी एक बात अच्छे से याद रखना, मुझे तुम भी मेरी औलाद की तरह ही अज़ीज़ और हमेशा रहोगी। हमारे बच्चों की वजह से कभी भी हमारे रिश्ते में दूरी नहीं आएगी। अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। वो अपनी छोटी बहन के माथे पर बोसा देते हुए बोली थी और ठंडे दिमाग से सोचना कि तुम्हें अपनी ज़ुबान की पासदारी चाहिए या अपने घर और बेटे की खुशियाँ। वो अपनी छोटी बहन को सोचों में गुम छोड़कर खुद भी बाहर चली गई थी, जहाँ इन्हें अपनी छोटी बहन जैसी अपनी ज़िद्दी बेटी को भी समझाना था। वो घर आकर बगैर चेंज किए ही जैसे आई थी वैसे ही सीधा अपने कमरे में भाग गई और बेड पर ऊंधे मुँह लेट कर रोना शुरू हो गई थी। मेरा क्या कसूर था जो मुझ पर इतने गंदे इल्ज़ामात लगाए गए? और ईशान, इसे तो मैं एक अच्छा इंसान समझती थी और वो कैसा निकला? नहीं हूँ मैं बिकाऊ और बेहया औरत, मेरा दामन पाक साफ है, इसे भी किसी पर सुकून नहीं मिल रहा था। वो सुकून के इरादे से बाहर जाने का सोचते हुए नीचे की जानिब जा रही थी। उन नीचे की जानिब बढ़ी थी जब दूसरी सीढ़ी पर ही अपना तवाज़ुन बरकरार न रख पाई नीचे गिरती चली गई। ज़ीनब बेगम जो किशोर की आवाज़ सुनकर आई थी, बेटी को यूँ खून में लथपथ देखने के मुँह से चीख निकल गई थी। दूसरी तरफ ईशान जो गुस्से में गाड़ी ड्राइव कर रहा था, अपने सामने से आने वाले ट्रक को नहीं देख पाया। उसकी गाड़ी ट्रक में जा लगी। ईशान की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। कुछ ही देर गुजरी थी जब फरार होती हुई तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरती नीचे आ रही थी। मामा वो जो अभी एक जगह पर ही बैठी न जाने किन सोचों में गुम थी, फ़रा की आवाज़ सुनकर चौंक गई। मामा भाई ये रोने की वजह से इससे बोला भी नहीं जा रहा था। क्या हुआ ईशान का? बोलो फ़रा, क्या हुआ मेरे बेटे को? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? बताओ मेरे बेटे को क्या हुआ? मेरा दिल बैठा जा रहा है। मामा पापा की कॉल आई थी, ईशान भाई का एक्सीडेंट हो गया है। मामा प्लीज़ जल्दी चलें, भाई को हमारी ज़रूरत है। एक्सीडेंट का सुनते ही मरियम शाह अपने पैरों पर खड़ा रहना मुश्किल हो गया था। वो गिरने लगी थी जब फ़रहान ने संभाला था। मामा प्लीज़ संभाले खुद को, मैं भाई के पास जाना है, चले जल्दी संभाले खुद को। मरियम शाह ने फ़रा का हाथ झटका और जल्दी से बाहर की जानिब भागी थी। फ़रा भी इनके पीछे भाग गई थी। ज़ीनब बेगम ने जल्दी से सादिया को कॉल की और इनकी मदद से सबक को हॉस्पिटल लेकर गई थी। सादिया ने ईशान को काफ़ी दफ़ा कॉल करके इन्फॉर्म करना चाहा, लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा था। सादिया को अभी तक ईशान के एक्सीडेंट का पता नहीं चला था। माहिर और सद्दाम जब साहब ईशान को लेकर हॉस्पिटल अंदर जा रहे थे कि उन्हें सामने ही ज़ीनब बेगम सादिया नजर आई, जो सबक का स्ट्रक्चर पलट आए अंदर की जानिब लेकर जा रही थी। सादिया की नज़र भी सामने की जानिब उठी तो साकित रह गई थी। ईशान अंकल क्या हुआ?
इससे सादी जल्दी से इनकी तरफ आई थी। बेटा वो ईशान का एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन तुम यहाँ ये कह रही हो। फिर सादी ने भी सबा के गिरने और यहाँ हॉस्पिटल लेकर आने की सारी बात बता दी। अल्लाह कह रही है क्या हो गया मेरे बच्चों को। अच्छा चलो पहले जल्दी से उन्हें अंदर लेकर चलते हैं ताकि इनका ट्रीटमेंट हो सके। दोनों को आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। सदाम साहब ने सख्ती से किसी भी मेल डॉक्टर को सबा के कमरे में जाने से मना कर दिया था। हसीना बेगम ने मशकूर नजरों से सदाम साहब की तरफ देखा था। वो माँ बेटी जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचे थे, इन्हें सामने सदाम साहब और बाहर खड़े नजर आए थे, लेकिन इनके साथ जीनत और सादिया को देखकर दोनों ने हैरानगी से सदाम की जानिब देखा था। तो उन्होंने सबा के एक्सीडेंट की बात इन्हें बता दी। ये सुनकर ये कैसे हो गया पापा, जब भाई को पता चलेगा तो उनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। सदाम क्या हुआ मेरे बेटे को, प्लीज़ बताएं मुझे। ये मरीम शाह पहली वाली मरीम शाह से बहुत बदली बदली सी लग रही थी। मैंने बेगम साहिबा आपको पहले भी कहा था कि अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। अंकल प्लीज़ अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है। माही ने कहती मरीम शाह को संभाला जो बस गिरने वाली हो गई थी। खाला प्लीज़ मत करें, कुछ नहीं होगा। ईशान को दुआ करो। सबा बेगम कुछ ना हो मेरे बेटे को, वरना ईशान और सबा की ऐसी हालत इन्हें अंदर से तोड़ रही थी। वो औरत जो अपना घर उजड़ जाने पर चुप रही, अपने वालिद की वफात पर सब्र कर गई, लेकिन बेटी की ऐसी हालत इन्हें अंदर तक तोड़ रही थी। आंटी प्लीज़ हिम्मत करें, कुछ नहीं होगा सबा को। सादिया जीनत बेगम संभालते हुए बोली थी। दर्द सहने में कमाल रखती थी, सवाए खुद के वो सब का ख्याल रखती थी। हाँ वो नाज़ों से पली बाबा की लाडली गुड़िया जाने कैसे हौसला मिसाल रखती थी। लब पर आती ना थी कभी हरफ़े शिकायत, वो वीरान आंखों में लाखों सवार रखती थी। जीना बेगम के लबों पर बस एक ही दुआ थी, अल्लाह इनकी बेटी को सेहत याब कर दे, वो जिंदा, वरना वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। ये सदमा इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। और अंदर आईसीयू में लेटे वो दोनों नींद बेहोशी में बस यही बोल रहे थे कि वो बेकसूर हैं। डॉक्टर आईसीयू का दरवाज़ा खोलकर बाहर आया तो सबकी इनकी तरफ बढ़े थे। देखिए मिस्टर सदाम साहब, आपकी बेटी को ज़्यादा चोटें नहीं आई थी, बस वो ज़्यादा खून बह जाने की वजह से बेहोश हुई थी और बस इनके लेफ्ट बाजू में फ्रैक्चर हो गया है, वो भी इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएगा और वो ख़तरे से बाहर हैं। कुछ ही घंटों में इन्हें होश आ जाएगा। डॉक्टर की बात सुनकर सबने शुक्र का कलमा अदा किया था, जिनमें अब मरियम भी शामिल थी। लेकिन मेरा बेटा सर, डॉक्टर साहब, सदाम साहब को अचानक ईशान का ख्याल आया तो पूछने लगे, देखिए मिस्टर, इनके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। इनका खून बहुत ज़्यादा बह गया है, जगह जगह कांच भी लगी है जो कि हमने निकाल दी है, लेकिन इसकी वजह से और भी ज़्यादा खून ज़ाया हो गया। आपके पेशेंट मेंटली भी नॉर्मल नहीं है, इसलिए इन्हें भी होश नहीं आ रहा। प्लीज़ दुआ करें मेंटली स्टेबल हो जाएं और इन्हें जल्दी होश आ जाए। इनका होश में आना बहुत ज़रूरी है, वरना ऑपरेशन के वक्त इनकी जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टर ने दुआ करने का कहते हुए वापस आईसीयू की तरफ बढ़ गए थे। ईशान के एक्सीडेंट की खबर सुनकर माहिर के घर वाले भी पहुंच गए थे। सहारा मिलते मरीम शाह बहन के गले लगे फूट फूट कर रोई थी। इकरा ने फ़रा को ना करने के बावजूद भी जूस पिलाया जो और हौसला दिया, जिसने कब से रो रो का बुरा हाल किया था। माहिर का इसकी ऐसी हालत देखकर दिल कट गया था, लेकिन वो कर भी कुछ नहीं सकता था क्योंकि इस वक्त हालात ही कुछ ऐसे थे। जीना बेगम हॉस्पिटल में बने खाली कमरे में अल्लाह के यहाँ सजदा देने और अलीशान की लंबी उम्र और सेहतयाबी की दुआ करने जा चुकी थी। आखिर 4 घंटे के जानलेवा इंतजार के बाद डॉक्टर आईसीयू का दरवाज़ा खोलकर बाहर आए थे तो सब इनके जानिब बढ़े थे। डॉक्टर कैसा मेरा बेटा, वो ठीक तो है ना। मरीम शाह सबसे पहले डॉक्टर की जाने पड़ी थी। अब और मरीम शाह की आवाज़ में वाज़ा बेबसी से, अल्हम्दुलिल्लाह आपका बेटा बिल्कुल ठीक है, इन्हें होश आ गया है और इनका ऑपरेशन कामयाब रहा है। कुछ ही देर में उन्होंने रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, फिर आप लोग मिल सकते हैं। इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है, इस बात का ख्याल रखना आप सब लोग। और आपके दूसरे पेशेंट को भी होश आ चुका है। थोड़ी देर पहले मुझे डॉक्टर शाहिदा की कॉल आई थी, आप सब लोगों को इन्फॉर्म कर दूँ और वो खुद को इन्फॉर्म नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें इमरजेंसी में जाना पड़ा। और आप सब लोग में से मिस सबा कौन है? डॉक्टर के मुँह से मैं सबा का नाम सुनते ही सबने एक दूसरे की जानिब देखा था। डॉक्टर मिस सबा वही हैं जिनके बारे में आपने अभी थोड़ी देर पहले हमें इन्फॉर्म किया है। वो तो प्लीज़ आप लोग जैसे ही वो कुछ बेहतर फील करें इन्हें पेशेंट से मिलवा दें। वो बार बार इनका नाम ले रहे थे और एक अल्फाज बोल रहे थे, मैं बेकसूर हूँ। डॉक्टर अपनी बात कहकर चले गए थे। जब सबकी नज़रें मरीम शाह पर टेक गई थी, शायद यही सही फैसले का वक्त था, शायद यही फैसला हो चुका था। चलो फ़रत हमारी भाभी से मिलने चलते हैं। ये सुनने की देर थी कि सबके उदास चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई थी। बहुत अच्छा फैसला किया आपने बेगम साहिबा। सदाम साहब बोल रहे थे, अल्लाह मेरी बेगम साहिबा और मज़ीद अच्छे फैसले करने की तौफीक दे, आमीन सुम्मा आमीन। सदाम साहब की आवाज़ सुनकर सब लोग खुलकर मुस्कुरा दिए थे और वो दोनों सबा के कमरे की जानिब बढ़ गई थी। अभी ज़ीनब बेगम इसे फ्रूट्स खिला रही थी, कितने में कमरे का दरवाज़ा खुला और वो दोनों धीरे से कदम उठाती अंदर आई थे। अरे मरीम बहन, आप और फ़रा बेटी आई यहाँ। ईशान बेटा तब ठीक है ना? सबा की सुई तो कहीं अब अटक ही गई थी, मतलब ईशान को कुछ हुआ है, इसका दिल ज़ोरों से धड़का था। सब आप ही भाई का एक्सीडेंट हो गया था और अब वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बेहोशी की हालत में भी आपका ही नाम ले रहे थे, आपसे मिलने का कह रहे थे। डॉक्टर ने कहा कि भाई बार बार एक ही नाम ले रहे थे कि और अल्फाज कह रहे थे कि वो बेकसूर है। मरीम शाह ने भी रोते हुए रिदा के घर में सबको सच बताने से लेकर डॉक्टर के सबा को ईशान से मिलवाने तक की सारी बात बता दी थी। सबा मैं तुम्हें भी बता दूं, मेरे बेटे को इन सब चीज़ों का कुछ भी पता नहीं था। वो बेकसूर है, वो तुमसे प्यार ज़रूर करता था, लेकिन इसका इज़हार निकाह की सूरत में करना चाहता था और वो
और हालात कुछ ऐसे कर दिए कि सब कुछ उलट हो गया। सबा को अपने कहे गए अल्फाज पर शर्मिंदगी महसूस हुई थी कि इसने ईशान को सब कुछ बोल दिया था। ज़ीनब बेगम प्लीज़ मुझे सबा को अपने साथ लेकर जाने थे। मैं आपके साथ आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मेरे बेटे की ज़िंदगी का सवाल है। अपनी औलाद को तकलीफ़ में देकर माँ कुछ भी कर सकती है, जैसे आज मरीम शाह कर रही थी। औरत जो इस लड़के को बेहया जैसे अलकबात से नवाज रही थी, आज इसे अपने साथ लेकर जाने के लिए हाथ जोड़ रही थी। ज़ीनब बेगम ने जल्दी से उसके हाथ थामे थे और इनके आंसू साफ़ किए। कैसी बातें कर रही हैं आप? ईशान मेरा भी बेटा है। चलो सबा जल्दी से हिजाब कर लो और चलो इनके साथ। सबा ने जल्दी से हिजाब किया तो वो लोग ईशान के कमरे की जानिब बढ़ गए थे। मासी ज़ीनब बेगम को तलाक देने के बाद एक दिन माविया कहीं जा रहा था कि इसका कार का एक्सीडेंट हो गया। मौके पर इसकी मौत हो। किसके लिए सबसे ज़्यादा बदनसीबी की बात यह थी कि इसकी मैयत को कांधा देने के लिए इनका कोई भी अपना नहीं था। इसकी मौत पर रोने वाला भी कोई नहीं था। ज़ीनब बेगम को जब इसकी मौत की खबर हुई तो उन्हें अफसोस तो हुआ था, लेकिन वो कर भी कुछ नहीं सकती थी। हाल वो सब जैसे ही ईशान के कमरे के बाहर पहुंचे तो एक अच्छी खबर इनकी मुंतज़िर थी। ईशान का होश आ चुका था। इसे रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। सदाम क्या हम अपने बेटे से मिल सकते हैं? हाँ मिल सकते हैं, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि वक्त में सिर्फ एक इंसान अंदर जा सकता है। सब अभी भी एक जगह पर साकित से खड़ी थी। मरीम शाह की नज़र इस पर पड़ी तो उन्होंने अपने किए गए अल्फाज पर अफसोस महसूस हुआ था। उन्होंने प्यार से सबा के सर पर हाथ रखा और उसे अंदर जाने का कहा था। जैसे ही रूम में दाखिल हुई थी उसकी नज़र पटी में जकड़े और ईशान पर गई थी। वो अंदर तक काम गई थी। इसके खुद के बाजू पर भी प्लास्टर लगा हुआ था। इसने जल्दी से खुद को कंपोज किया और छोटे छोटे कदम उठाते इसकी तरफ बढ़ गई थी। वो बड़े गौर से देख रही थी, जिसकी आंखें बंद थी। शायद वो सो रहा था। उसके मुंह से पर मास्क लगा हुआ था। वो तो ईशान था ही नहीं जिसे इसने कुछ देर पहले पार्टी में देखा था। और वो पार्टी की जान लग रहा था। इसे पता ही नहीं चला कब आंसू इसकी आंखों से बह गए। वो कुर्सी के बेड के करीब इसके पास ही बैठ की नजरें ईशान के चेहरे पर जमा ली थी। वो जो अभी कुछ कच्ची पक्की नींद में सो रहा था। इसे अपने आसपास किसी का जाना माना सा एहसास महसूस हुआ। जल्दी से आंखें खोल ली थी, लेकिन जैसे इसकी नज़र आंखें बंद किए बैठी सबा पर पड़ी तो इसकी आंखें हैरान की और खुशी की मिली जुली कैफियत से खुल गई थी। ईशान को हिलता हुआ महसूस करके सबा ने भी जल्दी से अपनी आंखें खोल ली थी। दोनों की नज़रें मिली। एक दूसरे में वाज़ेह शर्मिंदगी थी, जबकि दूसरी नज़रों में मोहब्बत का रटने मारता समुंदर। बस अब इस कमरे में दोनों थे और इनकी पाकीज़ा मोहब्बत। कुछ अरसा बाद आज वो माविया से सबा ईशान के कमरे में फूलों से सजी सेज पर बैठी हुई थी। उस ताशी नज़रों से पूरे कमरे को देख रही थी, जहाँ हर तरफ गुलाब थे। कहीं कहीं रंग बिरंगी कैंडल्स लगी हुई थी, जो कि बड़ा ही रोमांटिक सा माहौल बना रहे थे। इसे खबर मिली थी कि कमरे को ईशान ने खुद सजाया है। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ ने इससे जल्दी से अपना घूंघट ठीक किया था। ईशान की खुशी का आज कोई ठिकाना ना था। आज इसने अपनी मोहब्बत को बगैर हिजाब के देखना था। इसने दरवाज़ा खोला। कमरे में अपने कदम रखते ही दरवाज़ा लॉक किया था। वो धीरे धीरे से कदम उठाता शान से बेड पर इसके सामने आकर बैठ गया था। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? इसने अपनी के हाथ पर सलामती भेजने के साथ इसका हवाल भी पूछा था। वालेकुम सलाम, ठीक, आप कैसे हैं? बदले में इसने भी अपने हमसफ़र पर सलामती भेजी, इसका हाल पूछा था। अब तो हम बिल्कुल ठीक हैं, आपने हमारा हाल जो पूछ लिया। वो थोड़ा शौक हुआ था। इसके अंदाज पर सबा के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट छा गई। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपका ये घूंघट उठा सकता हूँ? कसम से ये कमबख्त दिल आपका हसीन मुखड़ा देखने को बहुत ज़्यादा बेचैन है, और कहीं ऐसा ना हो कि आपका घूंघट उठाऊँ और आप उसे अपना मुंह मोड़ लें। इसने सबा को अपने ऑफिस वाला वाक़या याद दिलवाया तो मुस्कुरा दी थी। ईशान इसका घूंघट उठा दिया और इसे देखते ही दंग रह गया था, क्योंकि सबा बहुत प्यारी लग रही थी। ईशान को तो वो सुर्ख रंग के लहंगा में महारत से किए गए मेकअप में कोई हूर ही लग रही थी। ऐसी हूर जो आसमान से सिर्फ इसके लिए उतारी गई हो। इसके ख्वाबों की तरह इसका हाथ थामे अपनी मोहब्बत का इकरार मांग रहा था, और इससे लग रहा था जैसे इसके ख्वाब सच्चे हो गए हों, हमेशा से आते थे। ईशान की मोहब्बत पर तो सबा पहले ही मान ले आई थी, मगर आज इस तरह से ईशान को इज़हार मोहब्बत करता देख खुशी के मारे एक आंसू इसकी आंख से निकल कर गाल पर बह गया था। ईशान शाह ने मोहब्बत से अपने होंठों से चुन लिया था। इसके होंठों का लम्स पाते वो भी अपनी आंखें बंद कर गई थी। इसके पहले लम्स को महसूस करने लगी थी। जाने मन आज के बाद मैं तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों में नमी ना देखूं, ठीक है ना? वो इस बात में सरी ला गई थी। ईशान ने बेड की साइड टेबल से एक डब्बी निकाल के इसके हाथों पर रख दी थी। सबा ने डब्बी खोल कर देखी तो उसके अंदर एक खूबसूरत सी अंगूठी थी, जिस पर एस लिखा था। कैसे रखा? ये तो बहुत खूबसूरत है ईशान, थैंक यू सो मच, मैं पहना दूँ? ईशान ने सवाल किया था। सबा ने अंगूठी इसकी तरफ बढ़ा दी। ईशान ने अंगूठी पकड़ के इसकी उंगली में पहना दी और वहाँ पर लब रख दी। और शर्मा के अपना चेहरा झुका गई थी। शर्म के मारे इसके गाल टमाटर हो गए थे। ईशान ने भी इसके दाव पर सदके बारी जा रहा था। ईशान ने शिद्दत से अपनी बाहें में भर लिया था। इसे जोर से अपनी आंखें मीच ली और इसकी धड़कने को सुनने लगा था। मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है ईशान, क्या पूरी करेंगे? जाने मन बोले, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा ईशान, मुझे आपके साथ शुक्राने के नवाफिल अदा करने हैं। इसकी छोटी सी ख्वाहिश सुनकर ईशान अंदर तरह से चार हो गया था। अरे बस इतनी सी ख्वाहिश है, उठो भी पूरी कर लेते हैं। कुछ वक्त के बाद दोनों वज़ू हुए जान नमाज पर खड़े थे। ईशान आके जबकि सबा से थोड़े फासले पर थी।
इन दोनों ने अपने रब के हज़ूर शुक्राने की नवाफिल अदा की और अपनी आने वाली खुशहाल ज़िंदगी के बारे में दुआ की। उन्होंने जायनमाज़ तय करके साइड पर रखी शान सबा का चेहरा अपने हाथों के प्याले में भर के इसके माथे पर अपनी मोहब्बत की मोहर सबत की थी। फिर इन्हें बाहों में भरकर बेड पर ले आया। इसका दुपट्टा उतार के साइड पर रखा, इसे बेड पर लेटाता इस पर झुकता चला गया। तुम्हारी ख्वाहिश तो मैंने पूरी कर दी है, अब मेरी बारी है कहते साथ ही वो उसके होंठों को अपने होंठों की गिरफ्त में ले गया था। वो अपने प्यार की खुशबू से इसका तन मन महकाता चला गया, अपनी मोहब्बत इस पर निछावर करता चला गया। माहिर और फ़रा की शादी की डेट भी फिक्स हो चुकी थी। फ़रा की पढ़ाई मुकम्मल होते ही साथ ही उनकी शादी की डेट भी रखी गई थी। ख़त्म शुद। सो डियर रीडर्स, इस नावल का नाम है ज़िद्दी इश्क और इसकी राइटर हैं हुरैन फातिमा। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये नावल पसंद आया होगा। अब आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को ये नावल किस तरह का लगा है। मैं अपनी राय तो बिल्कुल नहीं दूँगी, आप लोगों ने ज़रूर बताना है। आज आप लोग बताओ कि आप लोगों को ये नावल कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये नावल किस तरह का लगा। तो मिलते हैं कल न्यू नावल के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।